IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी के लिए याद रखिएगा, ये बहुत मास्टर वीडियो है। बिहार स्पेशल जीएस के, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका अदर कोई भी जीएस हो, सबको मैं एक साथ एक ही वीडियो में बिल्कुल डाल दिया हूँ। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और एक तरह से पूरा आपका जो है बिहार स्पेशल जो आपका जीएस है वो पूरा रिविजन हो जाएगा। चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो एक पूरा वीडियो मास्टर वीडियो है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अंत तक देखिएगा। पूरा एक तरह से आपका ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन बिल्कुल मैराथन है, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। और हर चीज़ को मैंने कोशिश किया है आपको मैप के थ्रू बताने का, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब हम आपको देंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी की बात करेंगे। अब आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में जो है बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में पूछा जाए कि बिहार में भूगर्भिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब जरा सबसे पहले आप ये दूसरा पहले मैप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप उस मैप को समझाएंगे। तो बिहार की भूगर्भिक संरचना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, एक आपका बिंद क्रम चट्टानें पाई जाती हैं, एक आपका टर्सरी क्रम चट्टानें और एक आपका क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जो आपका बिहार का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। जो आपका कैमूर और रोहतास का पठार है ये आपका जो है बिंद क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। सोमेश्वर की पहाड़ी और शिवालिक जो क्षेत्र है आपका यह टर्सरी क्रम चट्टानों का बना हुआ है। और आपका जो बिहार में गंगा का जो मैदान है यह क्वाटरनरी चट्टानों का बना हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बिल्कुल मैं डायग्राम और मैप के थ्रू बताऊंगा तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। अब जरा इस मैप को दोबारा देखिएगा। तो आपको मैंने अभी बताया था, सबसे पहले अगर देखा जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार का जो है आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और इसीलिए इस क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। और चाहे आपका जो है इसी क्षेत्र में देखा होगा कुछ क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है, तो कहीं पर तांबा पाया जाता है, तो कहीं पर आपका देखा होगा यहाँ पर सोना भी पाया जाता है, जैसे आपका जमुई जिला। तो जमुई जिला आपका धारवाड़ क्रम चट्टानों का बना हुआ है, आप अच्छे से याद रखिएगा। तो बहुमूल खनिज जो आपका धारवाड़ क्रम चट्टानों में पाया जाता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर आपको देखा होगा यहीं पर आपका जो है खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्र, तो खड़गपुर की पहाड़ी किसका बना हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये सबसे पुरानी चट्टान बिहार की है। दूसरा आपका जो मैंने आपको बताया आपका क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों से क्या बना हुआ है, तो बिहार में गंगा के मैदान का निर्माण क्वाटरनरी चट्टानों से बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और तीसरा आपका कौन सा है, तो आपका जो है कैमूर या रोहतास का पठार है जो आपका बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है और ये बिंद क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। और चौथा आपका टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं जो बिहार का आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपका जो सोमेश्वर पहाड़ी और आपका जो शिवालिक का क्षेत्र है वो टर्सरी क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। पूछा जाएगा बिहार में भूगर्भिक रूप से चट्टानें कौन कौन सी हैं, तो 4 प्रकार चट्टानें पाई जाती हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपसे पूछा जाए पटना के पास कौन चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि राजधानी है, तो आप बताओगे क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो बिल्कुल रिवीजन क्लास में आपको करा रहा हूँ। ये इस सब का वीडियो मैं पहले ही बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो है अलग अलग चैप्टर बिल्कुल बताया, लेकिन यहाँ पे मैं केवल रिवीजन क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बिहार में जो है 4 प्रकार चट्टानें पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है बिल्कुल मैंने एक एक करके अच्छे से बता दिया, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, पूछा जाएगा बिहार को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे अगर कहा जाए तो भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। आपका हिमालय का क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय मैदान, द्वीप समूह और आपका जो है क्या कहते हैं मरुस्थल का क्षेत्र में बांटा गया है। और आपका जो है पठारी क्षेत्र में, मैदान क्षेत्र में बांटा गया है। उसी तरह से बिहार को भौतिक या प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला जो आपका क्षेत्र है वो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, नंबर 1। दूसरा जो आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो दूसरा याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरा क्षेत्र आपका याद रखिएगा जो है पठारी क्षेत्र है, तो ये आपका ये 2 नंबर हो गया। और तीसरा आपका जो है मैदानी क्षेत्र है, ये 3 नंबर हो गया। तो याद रखिएगा बिहार को जो है भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो बिहार को भौतिक रूप से याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है 3 भागों में बांटा गया है। और बिहार को राजनीतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 38 जिलों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे जो है भारत को अगर देखा जाए तो 28 राज्य में बांटा गया है और 8 यूटी में बांटा गया है।
रणनीतिक रूप से, वैसे बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, बिहार को अगर भौतिक रूप से 3 भागों में बात किया जाए तो सबसे पहले बिहार में पर्वत पाया जाता है। ठीक है, तो पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना आपका जो शिवालिक श्रेणी है, हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है, ये इसका विस्तार बिहार में भी है। तो बिहार का आपका जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र है और रामनगर दून की श्रेणी है, और उसी के बीच में याद रखिएगा हरहा नदी घाटी का क्षेत्र है, ये है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरहा नदी घाटी या दून घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ियों के बीच में है, तो सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून के बीच में है, ये याद रखना। और ये तीनों, ये सब किसका हिस्सा है, तो याद रखना ये आपका पर्वतीय, आपका कौन सा, शिवालिक का हिस्सा है। तो आपका याद रखिएगा बिहार को भौतिक रूप से एक आपका पर्वत में बांटा गया है। ये भी याद रखिएगा कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपका जो दूसरा आपका है वो आपका है उत्तर का मैदान, ठीक है, और दक्षिण का मैदान। तो आपका जो बिहार का मैदानी क्षेत्र का विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक आपका जो है उत्तर का मैदान और एक आपका दक्षिण का मैदान। अब उत्तर के मैदान में याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो है घाघरा और आपका जो है गंडक का मैदान है, यहाँ गंडक और कोसी का मैदान है, और यहाँ कोसी और महानंदा का मैदान है। यहाँ पर आप याद रखिएगा भोजपुर का मैदान इसे कहते हैं, ये आपका मगध का मैदान है, और आपका जो है ये अंग का मैदान है, ये आपको याद रखना होगा, ये अंग का मैदान है। तो अंग का मैदान दक्षिणी बिहार में है, मगध का मैदान दक्षिणी बिहार में, और भोजपुर का मैदान भी दक्षिणी बिहार में है। इसके बाद याद रखिएगा बिहार में जो है पठारी क्षेत्र भी है। ठीक है, तो बिहार में पठारी क्षेत्र क्यों है, क्योंकि बिहार का जो आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, ये आपका छोटानागपुर के पठार का हिस्सा है। तो छोटानागपुर के पठार का जो विस्तार है वो बिहार के दक्षिण में फैला हुआ है, और यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो खड़गपुर की पहाड़ी, कैमूर का पठार और दक्षिण का पठार, ये तीनों आपका पठारी क्षेत्र है, ये आपको याद रखना होगा। और कैमूर पठार याद रखना बिहार के, और जो है ये कहाँ पर, रोहतास और आपका जो है कैमूर जिले में विस्तारित है। और याद रखना यहाँ बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, वो भी आगे मैं आपको बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये है कि जो कैमूर का पठार याद रखना ये बिंद क्रम की चट्टानों का बना हुआ है, दक्षिण का पठार धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है, और खड़गपुर का पहाड़ी भी आप याद रखिएगा ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। तो बिहार को याद रखिए 3 भागों में बांटा गया, मैंने बता दिया, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार का जो है देशांतर और अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अगर देखा जाए तो बिहार का उत्तर से और दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर, और बिहार का पश्चिम से आपका जो है पूरब की लंबाई कितनी है, तो 400, याद रखना जो है कितना है, तो 483 किलोमीटर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा याद रखिएगा बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो बिहार और चाहे भारत दोनों जो है आपका पूर्वी देशांतर में आता है, यहाँ लिखा हुआ है, और आपका जो है बिहार या भारत जो है उत्तरी अक्षांश में आता है, ये भी जो है याद रखिएगा। अब बिहार का अगर पूछा जाए कि बिहार कितने से कितने अक्षांशों के बीच में है, तो बताओगे आप, तो याद रखना यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको हमें समझने की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले समझ लीजिएगा, जिससे अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ लिखा है 24 डिग्री, और यहाँ इसके बाद 20 लिख करके एक जो है डॉट लगा हुआ है, और इसके बाद 10 लिख करके 2 डॉट लगा हुआ है। तो एक जो डॉट लगा इसको हम मिनट कहते हैं, और जो 2 डॉट लगा है उसको हम सेकेंड कहते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम बताएंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के, और बिहार 27 डिग्री जो है आपका 31 मिनट और आपका 15 सेकेंड के बीच में बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आता है गलत हो जाता है। दूसरा, अगर पूछा जाए बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हम बताएंगे जो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के, और आपका 88 डिग्री 17 मिनट और आपका 40 सेकंड के बीच में पूर्वी देशांतर में कौन फैला हुआ है। तो ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका जो है आपका देशांतरीय विस्तार किसका है, बिहार का है। तो बिहार की लंबाई पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये भी मैंने बता दिया है। ये भी सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड को देख लेते हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। तो सबसे अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक गर्म जलकुंड किस जिले में पाए जाते हैं, तो मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से पाए जाते हैं, याद रखिएगा एक आपका जो है याद रखिएगा लक्ष्मण कुंड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण कुंड जो है आपका
गर्म जलकुंड है आपका ये मुंगेर में है, और यह मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, जिसका तापमान कितना है तो 62 सेंटीग्रेड होता है, औसत है ये, ठीक है, कभी घट बढ़ जाता है। इसके अलावा यहीं पर ऋषि कुंड है, यहीं पर जन्म कुंड है, यहीं पर आपका सिंगार ऋषि कुंड है, यहीं पर आपका भीम कुंड है, यहीं पर रामेश्वर कुंड है, सीता कुंड है, भभा जो है भरारी कुंड है, और पंचतर कुंड कहाँ पर है, ये भी आपका मुंगेर में है। और आपका एक गयाजी जिले में आपका एक अग्नि कुंड है, ये याद रखिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो बिहार के राजगीर नालंदा जिले में भी बहुत सारे गर्म जल कुंड पाए जाते हैं, जैसे आपका एक जो है मखदूम कुंड बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपका जो है गौमुख जलकुंड, एक आपका नानक जलकुंड, एक आपका सूर्य जलकुंड, एक आपका सप्तधारा जलकुंड, एक आपका जो है ब्रह्म जलकुंड, ये सब कहाँ पर है, ये राजगीर अर्थात नालंदा जिले में है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो ब्रह्मकुंड जलप्रपात है आपका ये राजगीर नालंदा में है, और ये बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, याद रखिएगा। इसका तापमान औसत कितना होता है तो 87 डिग्री होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और याद रखना ये सब पर्यटन स्थल के रूप में ये जो है हमारा जो है बिहार में जो है क्या है वहाँ पर स्थल के रूप में जाना जाते हैं, प्रसिद्ध है। तो आप इनको अच्छे से याद रखना कि गर्म जलकुंड बिहार के 3 जिले में पाया जाता है, एक आपका गया, एक मुंगेर, आपका एक नालंदा अर्थात राजगीर में। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया हूँ, तो आप इसको गलती बिल्कुल मत करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बिहार के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य कौन है। पक्षी अभ्यारण्य अलग होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य अलग होते हैं। तो बिहार में पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, किस जिले में पाए जाते हैं। एक आपका है जो है बरेला सलीम अली जुम्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य, आपका वैशाली जिले में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक आपका है नकटी और नागा पक्षी जो है बिहार, ये आपका ये जमुई जिले में है, याद रखिएगा। ये आपका जो है रामसर स्थल है, आगे बताऊंगा मैं। गोगा बिल जो है पक्षी जो है आपका बिहार कहाँ पर आ गया, आपका ये कटिहार जिले में है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और मिलान करने को आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा बिहार के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य का है, दरभंगा जिले में, यह क्वेश्चन आया हुआ है। कांवर पक्षी जो है बिहार कहाँ है, आपका बेगूसराय में है, ये भी रामसर स्थल बिहार का है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, पटना में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बक्सर पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार कहाँ है, आपका ये बक्सर जिले में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका बिहार के प्रमुख जो है अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो अभ्यारण्य मतलब हो गया जहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पर वन्य जीव को रखा जाता है। एक आपका पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है, और यहीं पर वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण में ही उदयपुर वन्य जीव पक्षी जो है आपका अभ्यारण्य जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी याद रखिएगा। तो उदयपुर और वाल्मीकि दोनों कहाँ पर हैं, पश्चिमी चंपारण में है। आरा जो आपका गया जिले में आपका गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, गया जिले में है, ये आपको याद रखना। अभी आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, याद हो जाएगा। भीम बांध वन्य जीव बिहार जो है आपका अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपका ये मुंगेर में है। तो मुंगेर में भीम बांध है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये पश्चिमी चंपारण में है, और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है, अररिया जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूनिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, नवादा जिले में है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे भी पूछा जाएगा, तो बिल्कुल मैप के थ्रू बताएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपका भागलपुर में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, नालंदा में। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कैमूर और आपका रोहतास में है। और इसको याद रखिएगा, इसको भी जो है टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अधिसूचित किया जा चुका है, बस अनुमति मिलना बाकी है। अगर इसको अनुमति मिल जाएगा तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, एक आपका वाल्मीकि और एक आपका कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में रामसर स्थल 3 हैं, ठीक है, और पूरे भारत में 91 हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपका जो है कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में 10 2 नंबर पर है, और बिहार में आपके कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 3 कौन कौन से हैं। तो एक आपका जो दो नए बने हैं उनमें 2024 में घोषित किए गए हैं। एक आपका नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, जमुई जिले में। एक आपका नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, आपका ये जमुई जिले में है, और दोनों प्रवासियों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं, और दोनों रामसर स्थल घोषित किए गए। और रामसर ईरान का एक शहर है, वहीं पर जो है 2 जो आपका
किस तारीख को, तो 2 फरवरी 1971 को बैठक हुई थी, इसलिए उसको रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। ये सब आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। तो बिहार में 2024 में 2 नए घोषित कर दिए गए। उससे पहले 2020 में घोषित किया गया था बेगूसराय जिले में कांवर झील को। यह भी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरिया के पक्षी यहाँ आते हैं। तो बिहार में 3 याद रखना आर्द्र भूमि स्थल है, इनको याद रखिएगा। ये सबको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर गलती ना होने पाए आप लोगों से तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन एक बार हो जाएगा तो आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रमुख जलप्रपात को देख लेते हैं। बिहार में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, वो नदियों पर पाए जाते हैं। तो याद रखना वो किस नदी पे पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। किस जिले में पाए जाते हैं, ये याद रखना है। और जलप्रपात का नाम क्या है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोहतास जिले में। तो सबसे अधिक जलप्रपात, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जलप्रपात किस जिले में पाए जाते हैं, तो रोहतास जिले में पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात है ये भी याद रखिएगा। एक आपका कासिम जलप्रपात है यहीं पर। इसके अलावा आपका जो है तुतला भवानी जलप्रपात कैमूर पहाड़ी पर है, यहीं पर है। इसके अलावा याद रखिएगा मांझर कुंड जलप्रपात आपका कैमूर पहाड़ी पर है। दुर्गावती जलप्रपात याद रखिएगा, जिसे खादर को जलप्रपात कहते हैं, आपको ये दुर्गावती नदी पर है। इसके अलावा आपका ओखारीन कुंड जलप्रपात आपको याद रखना, ये गोपथ नदी पर है। और याद रखना ये सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा राकिम कुंड जलप्रपात आपका गाय घाट नदी पर है, ये भी सोन नदी की सहायक नदी है। धुआं कुंड जलप्रपात आपका काव नदी पर है, ये भी सोन की सहायक नदी है। और आपका जो है सुख लदरी जलप्रपात आपका कनहर नदी पर है, ये भी सोन की सहायक नदी है। तो याद रखना ये सब जलप्रपात कहाँ पर हैं, रोहतास जिले में है। किस नदी पर है, सबको मैंने यहाँ बता दिया, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में और कुछ जलप्रपात है, जैसे आपका नवादा जिले में आपका काकोलत जलप्रपात है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो काकोलत जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका नवादा जिले में है, याद रखिएगा। और भोजपुर जिले में याद रखिएगा जियार कुंड जलप्रपात है आपका फुलरिया नदी पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका कैमूर जो है जिले में आपका जो है करकट जलप्रपात आपका कैमूर की पहाड़ी पर है। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बिहार में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं। अब हम लोग बिहार की प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। अब बिल्कुल एक साथ पढ़ा देंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो बिहार की प्रमुख झीलों की अगर बात करते हैं तो एक आपका सागर पोखरा झील कहाँ है, आपका ये पूर्वी चंपारण में है। मत्स्यगंधा झील कहाँ पर, आपका ये सहरसा जिले में है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये मुच जो है लेंडा झील कहाँ पर, आपका बोध गया में है। और आपका जो है याद रखिए दरभंगा जिले में 3 झीलें हैं, दिग्गी पोखर झील, हरारी झील और आपका गंगा सागर झील है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो है पश्चिमी चंपारण जिले में एक झील का नाम क्या है, जो आपका सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण में झील है, ठीक है, दलदली क्षेत्र है। एक आपका मोती झील आपका कहाँ पर है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पूर्वी चंपारण में ही आपका पिपरा मन मोतिहारी झील है, ये भी याद रखिएगा। और आपका कैमूर जिले में अनुपम झील है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। और भागलपुर जिले में जगतपुर झील है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दरभंगा जिले में एक झील है आपका कुशेश्वर झील है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से याद रखना। इसके अलावा याद रखना सहरसा जिले में याद रखिएगा सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है, सहरसा जिले में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और गोगाबिल और घोघा झील कहाँ पर है, आपका ये कटिहार जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांवर झील आपका जो है पता ही होगा, ये आपका जो है कहाँ पर है, बेगूसराय में। और आपका ये रामसर स्थल है, ये भी याद रखिएगा। और आपका घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है, राजगीर नालंदा जिले में है, ये भी याद रखिएगा। ये सब यूनिक नाम है, ये सब क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल मैप से बताएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हमारा जो है प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो बिल्कुल जो है लास्ट समय में इसको जो है क्या कर लेंगे, तो आपका जो है रिवीजन को देखो आप मैप से मैंने बता दिया। जैसे सबसे पहले बात करेंगे नालंदा जिले की, नालंदा जिले में याद रखेगा रत्नागिरी की पहाड़ी है, विपुलगिरी की पहाड़ी है, उदयगिरी की पहाड़ी है, वैभागिरी पहाड़ी है, आपका यहाँ पर सोनगिरी पहाड़ी है। ये पहाड़ियाँ राजगीर के चारों तरफ स्थित हैं। तो याद रखिएगा नालंदा में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल मैप से आप पढ़ेंगे तो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना नालंदा जिले में आपका गिरियक की पहाड़ियां हैं, ये भी याद रखेगा, और राजगीर की पहाड़ियां ये भी नालंदा जिले में हैं, ये भी याद रखेगा। मुंगेर के जिले में कौन सी पहाड़ियां हैं? खड़गपुर की पहाड़ियां, ये भी याद रखेगा, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का यहाँ पर जो है धारवाड़ क्रम चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपसे कई बार जो है पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, जो है रोहतास जिले में कौन कौन सी पहाड़ी हैं? तो कैमूर पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आपका करमचट की पहाड़ियां हैं, शेरगढ़ की पहाड़ियां हैं आपका यहाँ पर, रोहतासगढ़ जो है रोहतासगढ़ पर्वतमाला कहाँ पर है? आपका रोहतास में है, याद रखना, और ये विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, और यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी क्षेत्र में याद रखना कैमूर का या रोहतास का पठार भी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका, तो ये आपका याद रखिएगा, जो बिहार में हिमालय का विस्तार भी है, तो हिमालय का एक आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है? हिमालय में है, और किस क्षेत्र में है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, जो है कहाँ पर? तो याद रखना बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपका जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो याद रखना यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में कौन कौन से पर्वत हैं? याद रखिएगा, तो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून, तो सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून आपको याद दिखेगा। तो अगर ये सोमेश्वर की पहाड़ी है और ये रामनगर दून है, तो इसके बीच में जो घाटी है इसी को हरहा नदी घाटी या दून घाटी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून के बीच में ही हरहा नदी घाटी या दून घाटी है, और आपका ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। और ये भी याद रखिएगा शिवालिक पर्वत भी कहाँ पर है? आपका पश्चिमी चंपारण, अर्थात बिहार में इसका विस्तार है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैमूर जिले में आपका मुंडेश्वरी पर्वत है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। और बांका जिले में मंदार की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे मंदार महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा आपका जेठोर पहाड़ियां हैं, आपका ककवारा की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? ये भी आपका जो है बांका जिले में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जमुई जिले में याद रखिएगा टोला पहाड़ी और आपका गिद्धेश्वर पहाड़ कहाँ पर है? आपका ये आपका जमुई जिले में है। और जबकि औरंगाबाद जिले में उमगा पर्वत पहाड़ है, ये भी याद रखिएगा, पर्वत आपका कहाँ पर है? उमगा पर्वत आपका औरंगाबाद जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा जमुई जिले में ही आपका जो है चकाई पहाड़ी है, आपका गधेश पहाड़ी कहाँ पर है? आपका ये भी जमुई जिले में याद रखिएगा। और जमुई जिले में सोने का उत्पादन होता है, बहुत बड़ा भंडार भी पता लगाया गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा गया जिले की बात करते हैं, तो गया जिले में याद रखेगा ब्रह्म योनि पर पर्वतमाला है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखेगा। यहीं पर प्रेत शिला पर्वतमाला है, यहीं पर आपका गुंडेश्वरी पर्वतमाला है, राम शिला महावर पहाड़ी है, और यहाँ पर युआरसा की पहाड़ी कहाँ पर है? आपका ये गया जिले में है, ये भी याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जहानाबाद याद रखेगा, जहानाबाद में नागा अर्जुन की जो है पहाड़ी है, और नागार्जुन पहाड़ी को अशोक के पौत्र जो है किसने बनवाया है? तो अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बनवाया है। यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, गोपिका गुफा, वादी जो है आपका थीका गुफा, और आपका वो है जो है वापिका गुफा, ये तीनों कहाँ पर हैं? तो नागार्जुन की पहाड़ी में है, ये भी याद रखिएगा। और अशोक के पौत्र दशरथ ने इसको बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद जिले में ही आपका बराबर की पहाड़ी है, तो बराबर की पहाड़ी का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, किस जो है संप्रदाय के लिए? तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए। इसमें सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और आपका लोमस ऋषि गुफा, तो 4 गुफाएं याद रखना इसमें हैं। और नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं, तो याद रखना ये किस बराबर की पहाड़ी को अशोक ने बनवाया है और नागार्जुनी पहाड़ी दशरथ ने बनवाया है, याद रखिएगा। और जहानाबाद में ही आपका वड़ावर पहाड़ी है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल। अब हम लोग बिहार की जलवायु को कर देखते हैं, तो बिहार की जलवायु को 3 अलग अलग विद्वानों ने जो है बताया है, वर्गीकरण किया है। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि याद रखना कोपेन के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। तो याद रखना एक कोपेन नामक विद्वान ने भारत की जलवायु को बांटा है, उन्होंने विश्व की जलवायु को बांटा है, और इसके साथ साथ बिहार की जलवायु को बांटा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ तो आ सकता है। तो कोपेन महोदय ने क्या किया, बिहार की जलवायु को 2 भागों में बांटा है, एक आपका उत्तरी बिहार और एक आपका दक्षिणी बिहार। और उत्तरी बिहार की जलवायु को यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उत्तरी बिहार की जलवायु को इन्होंने CWG कहा है, और दक्षिणी बिहार की जलवायु को इन्होंने AW कहा है। ये पूरी तरह से रिवीजन क्लास है, याद रखिएगा, ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, आप जाके वीडियो पूरा देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपका जो है CWG क्या है,
तो CW का फुल फॉर्म क्या है? तो सी का मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु, क्योंकि बिहार समशीतोष्ण पड़ता है। ठीक है, आप जरा इस मैप को देखिएगा, जैसे भारत का मैप है, तो भारत के मैप पर कर्क रेखा बीच से गुजर रही है, तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, और जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में है। तो बिहार चूंकि कर्क रेखा के उत्तर में है, इसलिए बिहार जो है जो किसमें है? शीतोष्ण कटिबंध में है, इसलिए हम इसको समशीतोष्ण जलवायु कोपेन ने कहा। इसके बाद डब्लू का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु। इसका मतलब ये होता है कि शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है ज़्यादा, इसलिए वहाँ का जो है हवाओं में नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शुष्क कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जी का मतलब होता है मानसूनी वर्षा, तो बिहार में मानसूनी वर्षा होती ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आपका दक्षिणी बिहार जलवायु को उन्होंने क्या बांटा है? कोपेन ने AW बांटा है। ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और W का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कोपेन के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक आपका त्रिवार्थी के अनुसार बिहार की जलवायु को कैसे बांटा गया है? तो त्रिवार्थी महोदय ने बिहार जलवायु को भी दो भागों में बांटा है, एक उत्तरी बिहार और एक आपका दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जलवायु को उन्होंने क्या कहा है? CAW, और दक्षिण को AW ही कहा है, जैसे आपका कोपेन ने कहा है। तो सी का मतलब क्या होगा? समशीतोष्ण जलवायु, जो आपका कोपेन का है। ए का मतलब क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उन्होंने यहाँ पे क्या किया है? ए कर दिया, जहाँ पे उन्होंने कोपेन ने जी किया था। ठीक है, और आपका जो है डब्लू का मतलब क्या होगा? शुष्क शीत ऋतु होगा, और जो आपका जो दक्षिणी बिहार है AW होगा, उष्णकटिबंधीय जो है आर्द्र जलवायु और शुष्क शीत ऋतु होगा। तो कोपेन ने भी बांटा है, तो अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा थॉर्नवेट के अनुसार बिहार की जलवायु क्या है? इन्होंने भी बांटा है बिहार की जलवायु को, तो इन्होंने बिहार जलवायु को भी दो भागों में बांटा है। जो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसको इन्होंने CBW कहा है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को इन्होंने CBW कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, आपका जो शेष बिहार है, उसको इन्होंने कितने भागों में बांटा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने कहा है CAW कहा है। इसका मतलब क्या है? सी का मतलब होता है न्यून उष्ण जलवायु होता है। ठीक है, ए का मतलब होता है अति आर्द्र जलवायु, बिहार की जलवायु आर्द्र भी है क्योंकि यहाँ वर्षा होती है ज़्यादा। और डब्लू का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु होता है, और बी का मतलब आर्द्र जलवायु होता है। तो सबका मतलब भी मैंने यहाँ बता दिया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम लोग बिहार की अगर मिट्टी के प्रकार को देखते हैं, तो गंगा नदी बिहार के बिल्कुल बीच से गुजरती है, तो आपका ये उत्तरी बिहार है, ये आपको पता होगा। और आपका जो है ये दक्षिणी बिहार है। तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं? तो सबसे पहले बिहार में अगर देखा जाए, उत्तरी बिहार में 4 प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से, और दक्षिणी बिहार में भी 4 प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन कुछ और मिट्टी भी पाई जाती हैं। जैसे पहले जो मिट्टी पाई जाती है, जो आपका उत्तरी बिहार की अगर बात करते हैं, तो एक आपका उप हिमालय की पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? शिवालिक के क्षेत्र में। ठीक है, उत्तरी बिहार में। इसके अलावा आपका याद रखिएगा, चंपारण से लेकर पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, इसमें जो एक पतली पट्टी मिट्टी पाई जाती है उसे हम तराई या दलदली मिट्टी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका उत्तरी बिहार में। और यहाँ पर नदियाँ जो है पुनः निकलती हैं, तो ये दलदली क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। इसके अलावा याद रखिएगा, यहाँ पर एक जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो इस क्षेत्र में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो बाढ़ की वजह से याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ बाढ़ हर साल आती है वहीं पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हर साल वो रिन्यू होती है। और बिहार के जो आपका उत्तरी बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम बांगर कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तरी बिहार में बांगर मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी बिहार में आपका जो है खादर मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी बिहार में आपका दलदली मिट्टी और पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम दक्षिणी बिहार की बात करते हैं, तो दक्षिणी बिहार में याद रखना बलथर मिट्टी पाई जाती है आपका इस क्षेत्र में, बलथर मिट्टी। ठीक है, इस क्षेत्र में अभ्रक मिट्टी पाई जाती है, थोड़ा बहुत क्षेत्र में अभ्रक मिट्टी भी बिहार में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी बिहार में पाई जाती है, ये भी याद रखना, आपका जो पठारी क्षेत्र में है। इसके अलावा करेल कैवाल मिट्टी याद रखना बिहार के दक्षिण पाई जाती है। ये मिट्टी को बहुत सिंपल समझिएगा, इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही जो है वहाँ बिहार में स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? करेल कैवाल मिट्टी कहते हैं। और लाल बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है, जो आपका कैमूर का पठार है, इस क्षेत्र पाई जाती है। और बिहार के इसी क्षेत्र में जो है कुछ क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है इस क्षेत्र में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बल सुंदरी मिट्टी यहाँ देखा, क्योंकि यहाँ पर जो है दलदली जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे कुछ क्षेत्र में याद रखना, बिहार के खासकर मुजफ्फरपुर इन क्षेत्रों में बल सुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और याद रखना, गंगा नदी के किनारे किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम ताल या टाल मिट्टी कहते हैं, ये बिल्कुल दलदली मिट्टी होती है। तो बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम बिहार की अगर नदियों को देखते हैं तो बिहार की नदियों को कई तरह से बांटा गया है, इनको हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। तो याद रखिएगा, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया, बिल्कुल मैप के थ्रू बनाया था, लेकिन मैं यहाँ आपको रिवीजन करा रहा हूँ। जैसे गंगा नदी, बिहार में गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, इसलिए बिहार उत्तरी और दक्षिणी बिहार में बढ़ जाता है। गंगा नदी गोमुख के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और याद रखना ये जो है गंगा नदी जो है बिहार में बहती है जो है, और आपका उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तराखंड बहती है, और आपका झारखंड और आपका जो है पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना गोमुख के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। दूसरा गंडक नदी है आपका, ये अन्नपूर्णा श्रेणी के जो है मनांग मोट अथवा जो है कुतांग के मध्य से निकलती है। अन्नपूर्णा मतलब आपका नेपाल से निकलती है, और आपका ये गंगा नदी में हाजीपुर के निकट मिल जाती है। तो जो स्थानीय नाम होता है या जिला, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में, तो ये भी याद रखिएगा। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, क्यों रिवीजन करा रहा हूँ। नदी है घाघरा, तो घाघरा में आपको पता होगा कि ये याद रखना गंडक और घाघरा जो है ये सीमा बनाती हैं उत्तर प्रदेश और किसकी, बिहार की। ठीक है, तो घाघरा नदी याद रखिएगा, इसी को सरयू नदी कहते हैं। याद रखना ये आपका नेपाल में तिब्बत में आपका जो है क्या कहते हैं, मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है, और गंगा नदी में छपरा के निकट ये मिल जाती है। बूढ़ी गंडक क्या देखेगा, ये बिहार में ही निकलती है, बिहार में ही जो है गंगा मिलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, चौतरवा चौर से निकलती है, और गंगा नदी में मुंगेर जिले के उत्तर जो है माझी में ये मिल जाती है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जो बूढ़ी गंडक है ये बिहार से निकलती है और बिहार में गंगा से मिल जाती है। इसके अलावा नदी है बागमती। बागमती याद रखिएगा, ये महाभारत श्रेणी में स्थित जो है बागद्वार से नेपाल से निकलती है, और बूढ़ी गंडक में ये बेगूसराय जिले में मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन है, बागमती है। नेक्स्ट आपका कमला है, आपका ये महाभारत श्रेणी से भी निकलती है नेपाल से, ये कोसी नदी में जाकर के इसका संगम होता है। कोसी नदी याद रखना गोसाई थान की चोटी से निकलती है, और आपका ये गंगा नदी में आपका कुसैला कटिहार जिले में ये मिल जाती है। महानंदा नदी की बात करते हैं तो महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है पश्चिम बंगाल से, और ये गंगा नदी मिल जाती है आपका मनिहारी कटिहार के निकट, ये भी गंगा मिल जाती है। सोन नदी याद रखिएगा, ये अमरकंटक पठार जो आपका कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है, और आपका ये गंगा नदी में मनेर पटना के निकट जो है मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है पलामू जिले से, और आपका ये गंगा नदी मिलती है फतुहा पटना के निकट। इसके अलावा कर्मनासा नदी याद रखिएगा, ये बिंद पहाड़ी से निकलती है, और ये भी जो है भारत जो है क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश और जो है बिहार की सीमा बनाती है, और आपका ये गंगा नदी में चौसा बक्सर के निकट मिल जाती है। जो है फल्गु नदी याद रखिएगा, ये छोटानागपुर के पठार से निकलती है और ताल क्षेत्र में जाके गंगा से मिलती है। अजय नदी याद रखिएगा, ये बटपार जमुई जिले से निकलती है, और गंगा नदी में याद रखना ये पश्चिम बंगाल में मिलती है, वहाँ हुगली कहते हैं गंगा को। एक नदी है आपका सकरी नदी है, आपका ये उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलती है, और गंगा नदी में क्यूल तथा मोहर नदियों के संगम के साथ मिलती है, और आपका क्यूल नदी झारखंड में गिरिडीह जिले से निकलती है, क्वेश्चन आया हुआ था, और गंगा नदी में आपका सूरजगढ़ लखीसराय जिले में मिल जाती है। तो आप इनको याद रखिएगा, गंगा नदी जो है कौन कौन सा नदियां हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, आप याद रखिएगा। और गंगा की कौन कौन सा नदियां होती हैं पूरे भारत में, तो आप ये लिस्ट देख करके याद कर लीजिए गंगा की सारी नदियां कौन कौन सी हैं, तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख जो है याद रखिएगा नहर, कौन कौन नहर, तो नहर जो है याद रखिएगा किस जिले में है, कौन जिले में है, और किस नदी पर है, ये हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन तो आता ही है। आपका है पूर्वी सोन, आपका ये सोन जो है याद रखिएगा सोन नदी पर है, ये पटना गया भोजपुर और आपका औरंगाबाद को जो है सिंचाई करती है। पश्चिमी सोन, एक आपका पूर्वी सोन है, एक आपका पश्चिमी सोन है, और जो पश्चिमी सोन है याद रखिएगा ये भोजपुर, रोहतास और बक्सर जिलों को सिंचाई करती है। त्रिवेणी नहर के बारे में क्वेश्चन कई बार आया हुआ, सबको याद होगा। त्रिवेणी नहर याद रखना ये आपका गंडक जो है नदी से निकलती है, और ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में जो सिंचाई करती है। कमला जो है याद रखना कमला नहर का नाम है, और कमला नदी का नाम है दरभंगा और आपका ये मधुबनी क्षेत्र में जो है ये सिंचाई करती है। इसके अलावा जो है पूर्वी कोसी याद रखना ये कोसी नदी पर है, ये आपका पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, आपका खगड़िया जिले में सिंचाई करती है। और आपका पश्चिमी कोसी याद रखना बेगूसराय, दरभंगा और आपका मधुबनी जिले में सिंचाई करती है। तिरहुत नहर याद रखना ये गंडक नदी पर है, और आपका ये सारण और चंपारण में सिंचाई का जो है क्षेत्र है। और त्यूर जो आपका नहर है आपका ये गंडक नदी पर है, ये भी चंपारण में सिंचाई करती थी। ये दो यूनिक नाम है, याद रखिएगा।
एक सकरी नहर है, वो सकरी नदी पर है, मुंगेर, लखीसराय, गया और आपका पटना के क्षेत्र को जो है सिंचाई करती है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार के प्रमुख परियोजनाओं को देखेंगे और संबंधित जिले में, जैसे आपका दुर्गावती बांध योजना आपका कैमूर जिले में है, कमला सिंचाई योजना कहाँ है, मधुबनी जिले में, लीलाजन सिंचाई योजना कहाँ है, आपका गया में है, सकरी सिंचाई परियोजना कहाँ है, आपका नवादा और आपका शेखपुरा में है। ठीक है, संबंधित जिला है। इसके अलावा याद रखिएगा बाग जो है आपका लाती सिंचाई योजना कहाँ है, आपका गया जिले में है, जो है बागरा सिंचाई योजना कहाँ है, आपका मुंगेर में, भरारी सिंचाई योजना कहाँ है, आपका रोहतास में है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा आपका बिलारी जलाशय योजना कहाँ है, आपका बांका जिले में, बिहरा सिंचाई योजना कहाँ है, आपका गया जिले में, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा दानवार सिंचाई योजना कहाँ पर है, आपका रोहतास भोजपुर में है, जलकुंड सिंचाई योजना कहाँ, मुंगेर में, जलकुंड क्योंकि वहाँ पर गर्म जलकुंड भी है, ये भी याद रखिएगा। कंचन सिंचाई योजना कहाँ आपका औरंगाबाद में है, खलखलिया सिंचाई योजना कहाँ आपका भागलपुर में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, खड़गपुर झील कहाँ पर है आपका, यह मुंगेर में, और खड़गपुर पहाड़ी भी मुंगेर में है। ठीक है, महाबोधि सिंचाई योजना कहाँ आपका गया में है, नागी सिंचाई योजना कहाँ आपका जमुई में, और नकटी जलाशय योजना कहाँ आपका जमुई में, और दोनों रामसर स्थल भी हैं। सिंधुआ बीर योजना का आपका जो है जहानाबाद में है, ताती सिंचाई योजना का आपका शेखपुरा में, और टेकरी सिंचाई योजना का आपका औरंगाबाद में है। ये सब याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम बिहार के प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लोक नृत्य कौन कौन से हैं बिहार में। तो एक आपका है धोबिया नृत्य है, आपका कहाँ पर, ये आपका ये भोजपुर में। तो धोबिया नृत्य और आपका जो है लौंडा नृत्य होता है, वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो डांस करते हैं। ठीक है, महिलाओं का कपड़ा पहन करके, ये बहुत फेमस है। तो आपका ये भोजपुर में है। आपका जो पश्चिमी चंपारण है, याद रखिएगा वहाँ पर कर्मा नृत्य होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा कर्मा नृत्य और कहाँ कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है बांका जिला है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो है कौन सा नृत्य होता है, याद रखना यहाँ पर कर्मा नृत्य होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा जो है ये पूरे बिहार में होता है, कौन सा, तो जो है पौडिया नृत्य होता है, जो है करिया झूम नृत्य होता है, और आपका जो है झंझिया नृत्य, आपका कठ घोड़वा नृत्य, ये सब आपका झर नृत्य, ये सब आपका मुहर्रम के समय मुसलमानों द्वारा किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगभग पूरे बिहार में होता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा बिहार में प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो जाट जटनी नृत्य कहाँ पर है, मिथिला और कोसी क्षेत्र में होता है, और डोम कच जो है मिथिला क्षेत्र में, ये भी एक आपका लोक नृत्य है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा याद रखना भोजपुर जिले में विदेशिया नृत्य होता है, ये चूंकि अब यूनिक नाम है और आपका एक ही जिले में होता है भोजपुर में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा सामा जो है चकेरा नृत्य, याद रखिएगा यह बिहार में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में जो है शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिहार के कई जिलों में होता है। ठीक है, बिहार के लोकगीत की अगर बात करते हैं तो याद रखना जो है लगती राग रचयिता विद्यापति, आपका दरभंगा जिला मिथिला क्षेत्र में होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मिथिला क्षेत्र में ही नचारी राग विद्यापति द्वारा जो है प्रारंभ क्षेत्र मतलब किया गया था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो बिहार के जो है कुछ और देखा जाए तो लगभग पूरे बिहार में फाग राग जो है किया जाता है, ये पूरे बिहार में। इसके रचयिता कौन है, नवल किशोर सिंह है बेतिया के। इसके अलावा याद रखिएगा पटना, भोजपुर, बक्सर, आपका रोहतास, इन सब जिलों में आपका चैता राग क्षेत्र, चैता राग मतलब यहाँ पर होता है, और ये पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर क्षेत्रों के लिए बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा जो है आगे बढ़ते हैं तो और प्रमुख लोक नगर नृत्य की बात करते हैं, तो याद रखना मिथिला क्षेत्र में आपका जो है गुजरात के गरबा नृत्य के समान होता है, जिसके हम क्या कहते हैं, जो मारी नृत्य कहते हैं। तो जो मारी नृत्य कहाँ होता है, मिथिलांचल क्षेत्र में होता है, जो बच्चे यहाँ के होंगे उनको पता होगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो है झिझिया यान नृत्य होता है, कहाँ पर, वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्रदेव की प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है, बिहार में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा यहीं पर आपका जो है करतिया लोक नृत्य, आपका जो है भकुली जो है बंका लोक नृत्य, और आपका जो है बगुली लोक नृत्य होता है बिहार में, ये भी इस क्षेत्र में, तो आप ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के में प्रमुख कला संस्कृति और संबंधित क्षेत्र अगर बात करते हैं तो पटना जिले में कौन कौन से क्षेत्र हैं, आप इनको पहले याद रखिएगा। तो पटना अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लिमिटेड यहीं पर है। यहीं पर बिहार ललित
कला अकादमी यहीं पर स्थित है पटना जिले में। इसके अलावा याद रखिएगा भारत नृत्य कला मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना ये भी पटना जिले में है। और आपका बिहार संगीत नाटक एकेडमी कहाँ है, ये भी पटना जिले में है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा बिहार के प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं, तो याद रखना पश्चिमी चंपारण जिले में याद रखना वाल्मीकि महोत्सव और नंदनगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। आपका पूर्वी चंपारण में याद रखना केसरिया महोत्सव मनाया जाता है, याद रखना है। आपका जो है समस्तीपुर जिले में याद रखना विद्यापति महोत्सव मनाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुंगेर जिले में आपका अंग महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि अंग का जो अंग महाजनपद था इसी क्षेत्र मुंगेर आपका भागलपुर क्षेत्र में था। ठीक है। इसके बाद आप पावापुरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपका नालंदा में। और आपका दशरथ माझी महोत्सव लोक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपका गया जिले में आपका। और विश्वामित्र महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपका बक्सर जिले में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक संथाल जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखना संथाल जनजाति बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन जिला है याद रखिएगा, तो पूर्णिया, अररिया, आपका किशनगंज में। इसके अलावा सर्वाधिक संथाल जनजाति जो है बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में, आपका जो है बांका में और आपका जमुई में। तो ये क्षेत्र आपका किसका है, तो याद रखना संथाल जनजाति का है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। इसके बाद याद रखिएगा थारू, याद रखना सर्वाधिक थारू जनजाति भी जो है बिहार में कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में। तो आपको ये याद रखना है। और आपका सर्वाधिक खरवार जनजाति भागलपुर और कैमूर जिले में पाई जाती है, ये याद रखना। तो कैमूर जिला मतलब भागलपुर जिला और कैमूर जिले में खरवार जनजाति पाई जाती है। और खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र आपका मिर्जापुर में भी पाई जाती है, तो उसी से सटा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे खरवार जनजाति पाई जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो थारू जनजाति बिहार में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण, क्योंकि याद रखना ये गोरखपुर आपका महाराजगंज इस क्षेत्र में भी थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, तो इसका सटा हुआ है, तो याद रखना यहाँ भी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा बिहार में प्रमुख कला संस्कृति संबंधित क्षेत्र कौन कौन से बात कर लेते हैं, तो मधुबनी जिले में याद रखना मिथिला चित्रकला संस्थान है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर आपका जो है नालंदा जिले में है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। बिहार में प्रथम अगर बात करते हैं तो याद रखना प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखा जाए तो बिहार का ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, आपका पटना है। तो सबसे ज़्यादा अमीर अगर जिला कोई है तो वो पटना है। ठीक है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे गरीब जिला कौन सा, आपका शिवहर है, ये भी याद रखना, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। एक कुछ बस सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। मुख्य खनिज संसाधन को देख लेंगे बिल्कुल मैप के थ्रू, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपने पहले पढ़ रखा होगा। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो रोहतास जिले में याद रखिएगा, इस क्षेत्र में रोहतास या कैमूर का पठार है और पठारों में ही खनिज पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो इस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। और याद रखिएगा अगर कभी कोई खनिज संसाधन के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा दक्षिण के अगर हम जिलों को याद रखेंगे, क्योंकि इसी क्षेत्र में पठार है, इसी क्षेत्र में ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखना अगर उत्तर के कोई जिले अगर ऑप्शन में आ जाए तो उसको काट देना है। ठीक है। इसलिए बिहार का मैप भी जानना बहुत जरूरी है, तभी हमें ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है। तो आपका जो रोहतास जिला है याद रखना, वहाँ पे पाइराइट पाया जाता है, यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। गया जिले में टीन का उत्पादन होता है, वैसे टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है। लेकिन टीन का उत्पादन गया में भी होता है, जमुई जिले में। और याद रखिएगा आपका जो है क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। और अभी हाल में जो है आपका ग्रेफाइट का उत्पादन कहाँ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाया गया और अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। इसके अलावा आपका मुंगेर जिले में बॉक्साइट पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो मुंगेर जिले में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। और इन सब क्षेत्रों में धारवाड़ कर्म चट्टानें पाई जाती है, इसीलिए उन क्षेत्रों में ऐसे खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोलियम का उत्पादन जो है होता है, मतलब होता नहीं है, पाया गया है कि वहाँ पे पेट्रोलियम हो सकता है। जैसे अभी जो आपका यहाँ उत्तर प्रदेश से जिला है बलिया में अभी कुछ दिन पहले ही पेट्रोलियम का जो है भंडार का पता चला है कुछ क्षेत्रों में। तो ऐसे जो आपका जो बलिया है उसके आसपास क्षेत्र में पेट्रोलियम हो सकता है। तो उसी के तहत बक्सर में पेट्रोलियम के जो है कुछ जो है स्रोतों का पता चला है, ये याद रखना है। समस्तीपुर और आपका सहरसा में भी जो है पेट्रोलियम के जो है पाने का जो है एक जो है उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि उस क्षेत्र में कुछ उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। रोहतास जिले में डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट याद रखना चूना पत्थर का एक रूप होता है। गया जिले में और आपका जो है मुंगेर जिले में, जमुई जिले में और बांका जिले में, 4 जिले ऐसे हैं आपका, फिर से याद रखिएगा, आपका गया जिला, जमुई, बांका और आपका मुंगेर, इन 4 जिलों में अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है। और अभ्रक का उत्पादन जो आपका
झारखंड में भी होता है और झारखंड की सीमा इन सबसे लगती है, तो इन सब क्षेत्रों में उत्पादन होता है। चीनी मिट्टी जो है याद रखिएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो चीनी मिट्टी बिहार के 3 जिलों में सबसे ज़्यादा होता है, एक आपका मुंगेर, एक आपका भागलपुर और एक आपका बांका। तो चीनी मिट्टी के लिए ये तीनों क्षेत्र फेमस हैं, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, आप देख सकते हैं लगातार हम दक्षिण के ही जिलों की बात कर रहे हैं बिहार के, ठीक है। आगे लिखा है आपका गया जिला और आपका जो है नवादा जिले में यूरेनियम का उत्पादन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जमुई जिले में लौह का उत्पादन होता है, लेकिन लोहे का उत्पादन आपका भागलपुर और गया में भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। और जमुई जिले में सोने का उत्पादन होता है, आप सबको पता होगा, यहाँ सोने के भंडार का पता चला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मुंगेर जिले में याद रखिएगा, मुंगेर जिले में स्लेट का उत्पादन है, यहाँ पर आपका जो है ग्रेफाइट का उत्पादन यहाँ भी होता है। और आपका जो है कॉटरजाइट और आपका जो है बोरियम, इन सब का उत्पादन कहाँ होता है? गया में, नवादा में, जमुई में, आपका मुंगेर में। तो इन जिलों को हमें याद रखना, क्योंकि यही जिले खनिज संसाधन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में भी पेट्रोलियम के भंडार के संभावित जो है भंडार का पता लगाया गया है, यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में। इसके अलावा याद रखिएगा रोहतास में हीरे का संभावित भंडार का पता चला है। क्यों ऐसा? क्योंकि याद रखना जो हीरा होता है वो बिंदकर्म की चट्टानों में पाया जाता है। और बिंदकर्म की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका कैमूर, आपका रोहतास में, क्योंकि यहाँ पर जो कैमूर रोहतास है वो बिंदकर्म की चट्टानों का ही बना हुआ, तो हीरा उसी क्रम में चट्टानों में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो हीरा जो है कहाँ? रोहतास में है। और आपका गया और आपका जो है नवादा और आपका जो है मुंगेर में सेलखड़ी का उत्पादन जो है किया जाता है। सेलखड़ी भी चूना पत्थर का एक रूप होता है, और ये वही सेलखड़ी है जिससे जो है याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का निर्माण होता था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो किशनगंज में, कटिहार में और पूर्णिया, जो 3 जिले आपके हैं, इनमें क्या होता है? प्राकृतिक गैस के भंडार का पता चला है। जबकि आपका जमुई में साबुन पत्थर और क्वार्टरजाइट का जो है ये जो है यहाँ पे उत्पादन होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में याद रखिएगा अंग्रेजों के समय में ही सोरा उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, और सोरा उत्पादन को लेकर के ही नोनिया विद्रोह हुआ था बिहार में। तो याद रखना सोरा उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार के खास करके उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, इस क्षेत्र में। तो याद रखिएगा कौन कौन जिले हैं? आपका गोपालगंज, सीवान, सारण, इसके अलावा आपका वैशाली, मुजफ्फरपुर, ठीक है, पूर्वी चंपारण, ये सब जो जिले हैं आपका, यहाँ पे सोरे का उत्पादन जाता है। और सोरा उत्पादन के लिए अंग्रेजों के समय में ही जो है, और पुर्तगाली और जो है आपका डच चाहे अंग्रेज सोरा उत्पादन के लिए यहाँ पे आते थे। इसके अलावा समस्तीपुर और आपका बेगूसराय में भी सोरा उत्पादन होता है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार के प्रमुख उद्योग की बात करते हैं। बिहार में कौन कौन से उद्योग किस जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपका पटना, याद रखिएगा पटना में डेयरी उद्योग बहुत फेमस है, ठीक है, मोकामा क्षेत्र में। इसके अलावा आपका मुजफ्फरपुर में याद रखिएगा औषधि उद्योग, और आपका जो पटना है यहाँ भी औषधि उद्योग बहुत फेमस है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा जो बेगूसराय, यहाँ पर आपका उर्वरक उद्योग फेमस है। और याद रखिएगा बेगूसराय में आपका बरौनी है, जहाँ पर आपका तेल रिफाइनरी है। तो जहाँ तेल रिफाइनरी होती है वहीं पर जो है उर्वरक उद्योग जो है लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कच्चा माल मिल जाता है। इसके बाद याद रखिएगा मुंगेर जिले में बंदूक कारखाना है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था मीर कासिम ने, जो बक्सर के युद्ध में मुख्य जो है लीडर था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिखेगा, क्योंकि उसने मुंगेर को राजधानी बसाया था, ठीक है, मुर्शिदाबाद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा में सीसा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा याद रखिएगा सीसा उद्योग बिहार में और कहाँ होता है? तो पटना में और आपका भागलपुर में भी सीसा उद्योग बहुत फेमस है। इसके अलावा याद रखना रोहतास में डालमिया नगर है, जहां पर आपका कागज उद्योग के लिए बहुत फेमस है। तो डालमिया नगर कागज उद्योग के लिए बहुत फेमस है, और ये बिहार का एक औद्योगिक प्रदेश भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो याद रखिएगा बिहार में जो है चावल का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखना यहाँ पे कई जगह पे राइस मिल है, चावल मिल है, जैसे आपका जो है आपका अररिया में, पूर्णिया में, इसके अलावा आपका भोजपुर, बक्सर में, ये सब जो है क्या किसके लिए? तो याद रखना राइस मिल के लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा रोहतास क्षेत्र में याद रखना यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ याद रखिएगा डालमिया नगर में सीमेंट उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो याद रखना डालमिया नगर में कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना डालमिया नगर बिहार का एक औद्योगिक प्रदेश है। ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है? तो याद रखना ये रोहतास में है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा भागलपुर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है। पता होगा भागलपुरी एक चद्दर आता है, बहुत फेमस होता है वो, ठीक है, बहुत मुलायम होता है, तो याद रखना उसके लिए फेमस है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर बहुत फेमस है। भागलपुरी चद्दर पूरी दुनिया में भी जो है विख्यात है।
इसके अलावा बात करते हैं तो चमड़ा और जूता उद्योग के लिए आपका मुजफ्फरपुर और आपका पटना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका जूता और आपका जो है चमड़ा उद्योग के लिए। रोहतास में आपका उर्वरक उद्योग भी है यहाँ पर, और आपका औरंगाबाद में जो है खनन उद्योग बहुत फेमस है यहाँ पर। इसके अलावा पटना में याद रखिएगा पटाखा उद्योग और आपका जो है डेयरी उद्योग बहुत फेमस है, और आपका लखीसराय में सिंदूर उद्योग बहुत फेमस है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा चीनी उद्योग, जो बिहार का ये क्षेत्र, यहाँ यहीं पर चीनी ज़्यादा उत्पादन होता है। बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना उत्पादन होता है, तो याद रखना यहाँ पे चीनी उद्योग बहुत फेमस है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में चीनी उद्योग बहुत फेमस है। वैशाली में प्लाईवुड उद्योग बहुत फेमस है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका जो है रोहतास में अभी मैंने बताया था सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, और आपका गया में सूती उद्योग। तो याद रखना भागलपुर और आपका गया दोनों सूती उस उद्योग के लिए बहुत फेमस है। भागलपुर में अगर बात की जाए तो यहाँ रेशमी जो है रेशम उद्योग भी बहुत फेमस है। तो भागलपुर याद रखिएगा सूती और रेशमी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कटिहार में जूट उद्योग बहुत फेमस है, क्योंकि कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, तो पश्चिम बंगाल में जूट ज़्यादा होता है, तो उसका प्रभाव कटिहार पर पड़ता है। और दिया सलाई उद्योग भी यहाँ फेमस है, कहाँ पर, कटिहार में। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा जो है आपका अगर कहा जाए तो बिहार में कुछ प्रमुख औद्योगिक और कौन कौन से केंद्र हैं, तो बेगूसराय में आपको पता होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसे हम जो आपका बरौनी है, यहाँ पर जो है तेल रिफाइन किया जाता है, ये बिहार का इकलौता है। इसके बाद याद रखिएगा छपरा में रेल पहिया कारखाना लगाया गया, सारण में, ये याद रखिएगा। और आपका जो है बेगूसराय में ही फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी है, जहाँ पर रासायनिक खादों का उत्पादन किया जाता है, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा पटना में ही याद रखिएगा पटना के मोकामा में जो है भारत बैगन और आपका इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जहां पर जो है रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। सारण जिले में अगर बात करते हैं तो सारण जिले में याद रखिएगा डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना यहाँ निर्माणाधीन छपरा में है, और रेल विद्युत इंजन कारखाना निर्माणाधीन कहाँ पर है, मधुबनी में बन रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग बिहार के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भी हम देख लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिहार के मैप से देखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहले अगर बात करते हैं पटना क्योंकि राजधानी है, तो सबसे ज़्यादा जो है केंद्र यहीं पर है, सेंटर यहीं बने हैं। जैसे आपका कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, पटना में। एन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, ये भी आपका पटना में है। इंदिरा गांधी जो है विज्ञान संस्थान, ये भी आपका पटना में है। राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ये भी पटना में है। और आपका भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान है, ये याद रखिएगा। तो याद रखना भागलपुर, याद रखिएगा रेशम और सूती वस्त्र के अलावा फल अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, भागलपुर में है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका मुजफ्फरपुर में है। समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपका पूसा में है, ये सबको पता होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भागलपुर में बिहार कृषि महाविद्यालय भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पटना जिले में, और देखा जाए तो पटना जिले में संजय गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, और याद रखना संजय गांधी के नाम पर ही पटना में जो है जैव पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा पटना में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, क्योंकि ये आपका पूरे राष्ट्र का है, तो याद रखना ये पटना में है। इसके अलावा आपका जो है रोहतास जिले में आपका शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये प्रस्तावित था, मतलब ये अब शुरू हो चुका है। और याद रखना बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर अभियांत्रिक महाविद्यालय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इनको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो दरभंगा जिले में याद रखिएगा जो है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत जो है विश्वविद्यालय यहीं पर है, और यहीं पर याद रखिएगा दरभंगा में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोग, इसलिए इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मौलाना मजरूल हक, याद रखना बिहार के बहुत बड़े जो है ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है। इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था, जो ठीक है। तो याद रखना मौलाना मजरूल हक जो है, और आपका अरबी और फारसी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये भी याद रखना पटना में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पटना विश्वविद्यालय भी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, पटना में है। इसके अलावा पटना में ही याद रखिएगा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी पटना में है। और आपका आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है, पटना में। तो याद रखना चाणक्य, आर्यभट्ट, ये सब कहाँ पर है, ये सब पटना में है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा।
इसके अलावा याद रखना पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भोजपुर जिले में याद रखना वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, क्योंकि आरा यहीं पर है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र यही रहा है तो याद रखना उन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया गया आरा भोजपुर में। और आपका जो है कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका जो है भागलपुर में, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और छपरा में याद रखिएगा सारण में जो है आपका जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि उनका क्षेत्र रहा है। इसके अलावा समस्तीपुर जिले में याद रखना राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने पहले बता दिया है। और तिलका माझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भागलपुर में है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार में अनुसूचित जनजातियों को देख लेते हैं कि बिहार में अनुसूचित जनजातियां कितनी पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं और जो है इनका जनसंख्या में क्या योगदान है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। तो लिखा है आपका 2011, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है तो हमारे लिए अभी यही इंपॉर्टेंट होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1.3% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है, जहां पर 6.35% जो है क्या पाई जाते हैं, जो है आपका जनजातियां पाई जाती हैं। सबसे जनजाति कहां पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। अब इसको जरा मैप पे देख लेते हैं तो आपको पता हो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो शिवहर में पाई जाती है। और शिवहर में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले अगर पूछा जाए, 3 जिले अधिकांश पूछा जाता है, तो नंबर 1 पर आपका जो है कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। दूसरे नंबर पर आपका कटिहार है, जहां पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और तीसरा आपका कौन है, जमुई है। चौथा आपका बांका, पांचवा आपका पूर्णिया है। तो शुरू के जो है 3 या 5 याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप ये सब पढ़ चुके होंगे, बस आपका रिविजन एक तरह से हो रहा है। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या शिवहर जिले में है, कितना, तो 0.05% है। सबसे कम कहाँ पाई जाती है, शिवहर में पाई जाती है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, तो राज्य में 958 है, याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों का भी लिंगानुपात जनगणना में अलग से बताया जाता है। शिशु जैसे शिशु का आपका बताया जाता है और सबका बताया जाता है, वैसे अनुसूचित जनजातियों का भी लिंगानुपात कितना है, तो 958 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता कितनी है, तो 28.2% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा बिहार के शिवहर, दरभंगा, खगड़िया, शेखपुरा और नालंदा जिले में आपका जो है अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। मतलब कि या तो जैसे शिवहर में सबसे कम पाया जाता है, लेकिन याद रखना कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, ये भी एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं बिहार में अनुसूचित जनजातियों, अगर बिहार में अब हम लोग अनुसूचित जातियों की बात कर लेते हैं तो बिहार में हमने एसटी की बात की, अब एससी की अगर बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की अगर बात करते हैं, तो न्यूनतम कहाँ है, शिवहर में। शिवहर में अनुसूचित जाति भी कम पाई जाती है और जनजाति भी कम पाई जाती है शिवहर में, ठीक है। और याद रखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, तो गया जिले में पाई जाती है। जनजाति जहाँ पर आपका पश्चिमी चंपारण में, वहीं अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, आपका जो है शेड्यूल जो आपका कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गया, और आपका ये शिवहर सबसे कम पाया जाता है। ये भी एक आपका डाटा है, याद रखिएगा। बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, तो याद रखना परसेंटेज देखा जाए तो 15.91% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पर है, गया जिले में है, 30.39% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले अगर जिले देखा जाए तो नंबर 1 पर गया है, याद रखिएगा। और नंबर 2 पे आपका पटना, नंबर 3 पर आपका जो है समस्तीपुर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है डाटा के रूप में, बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। न्यूनतम अगर बात करें, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला देखा जाए तो शिवहर हो गया, फिर आपका किशनगंज हो गया जहां पे सबसे कम पाया जाता है, इसके अलावा आपका शेखपुरा हो गया, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार में अनुसूचित जाति का लिंगा अनुपात कितना है, तो
925 है, याद रखिएगा 925 है अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। इनकी साक्षरता कितनी है, याद रखना 28.5% है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका सीवान है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षर मुंगेर में है, तो अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक साक्षर कहाँ पर है, मुंगेर जिले में है, ये भी एक फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे कम साक्षरता शिवहर में है, ये भी याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों में एक बात हो रही है, ठीक है। अब बिहार में प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, ये भी देख लेते हैं, बिहार में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो बिहार में रहने वाली कुछ जनजातियां हैं, जैसे आपका बथुरी क्या कहते हैं, बथुरी हो गया, आपका जो है बिझिया हो गया, बिरहोर हो गया, खोड़ हो गया, किसान, आपका पहाड़ी कोरवा, आपका जो है सोरिया पहाड़ जो है पहाड़िया, चिक जो है बारिक और आपका जो है गोरेत, आपका बिजरिया, आपका परैया और आपका सावर, ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो बिहार में पाई जाती हैं। इनका पेशा अधिकांश किसी का कृषि है, किसी का कुछ है, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे आपका एक जनजाति है बिदुड़ी जनजाति, याद रखिएगा, ये बिहार में सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में ये शामिल है। एक आपका है बिरजिया जनजाति, यह बिहार की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, या पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, इस जनजाति के लोग ज़्यादातर किसान हैं, ठीक है। इसके अलावा बिझिया जनजाति, याद रखिएगा, ये आपका जनजाति बिहार की एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो जंगलों और जो है पहाड़ी जो है में रहती है, ठीक है, लाखों में। अगला आपका है चिक बारिक जनजाति, याद रखिएगा, ये जो है कहाँ पे मुख्य रूप से, ये कहाँ पे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। चिक बारिक कलाकारों की एक जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है, वह धागे और सूती कपड़े बनाने में शामिल है और वे बुनकर दैनिक मजदूरों के रूप में भी काम करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखना बिहार में कुछ किसान जनजातियां हैं, जैसे आपका कोरवा जनजाति, याद रखना बिहार में किसान जनजाति है, ये कृषि का काम करती है। एक आपका सोरवा जो आपका पहाड़ी जनजाति है, ये भी किसान जनजाति है, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बिहार में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को देख लेते हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है आपको हमारी चीज़ मैप के थ्रू बताएं, ठीक है। तो बिहार में जल विद्युत परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में एक पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना है और एक आपका त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिवेणी एक नहर भी है, ये भी जो है पश्चिमी चंपारण में और गंडक नदी से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा औरंगाबाद जिले में सोनपुर पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर, यह आपका औरंगाबाद में है, स्थित है, सोन नदी पे स्थित है, ठीक है। क्योंकि सोन नदी से याद रखिएगा नहर जो निकाली गई हैं, याद जो इधर की नहरें उन्हें पश्चिमी सोन नहर कहते हैं और जो इधर निकली हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूर्वी सोन नहर कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें जल विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। बिहार की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं की अगर बात करते हैं तो रोहतास जिले में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये देख लेते हैं। तो याद रखना रोहतास जिले में याद रखिएगा जो है सोन पश्चिमी लिंक नहर आपका है, जिसे डेयरी ऑन सोन रोहतास कहते हैं। एक आपका ढेला बाग जल विद्युत परियोजना यहीं पर है रोहतास जिले में। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो है नासरीगंज जल विद्युत परियोजना यहीं पर है आपका रोहतास में। सेबारी जल विद्युत परियोजना भी ये भी रोहतास में है। जय नगरा जल विद्युत परियोजना ये भी कहाँ पर है, रोहतास में है। और आपका सिर खीड़ा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये भी आपका रोहतास में है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज ना मुजफ्फरपुर जिले में अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर जिले में काटी जो है ताप जो है विद्युत केंद्र मतलब संयंत्र है, याद रखना, जो एनटीपीसी के प्रमुख केंद्र हैं। और याद रखना ताप संयंत्र उसे कहते हैं जिससे कोयले से विद्युत का उत्पादन होता है या फिर गैस से होता है, ठीक है। तो उसे ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं। तो एनटीपीसी के कौन कौन से लगाए गए हैं, तो मुजफ्फरपुर में याद रखिएगा काटी ताप विद्युत संयंत्र है। आपका पटना में बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बाढ़ नाम से पटना में स्थित है, ठीक है। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर, याद रखना, ये बेगूसराय में है। बेगूसराय में बरौनी जो है आपका क्या है, ये भी पता होगा, यहाँ पर रिफाइनरी है। भागलपुर में अगर बात करते हैं, भागलपुर में जो है कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और औरंगाबाद में नबी नगर ताप विद्युत केंद्र है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है।
इसके बाद याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में मठौली जाल जो है जल विद्युत परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका जो है जो जल विद्युत परियोजना है उसकी बात कर रहा हूँ। और आपका याद रखिएगा राजापुर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर, आपका सुपौल जिले में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो औरंगाबाद जिले में याद रखना तेजपुरा जल विद्युत परियोजना यही औरंगाबाद में है। देहरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। जो है सिपहा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये भी औरंगाबाद में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी चंपारण में आपका याद रखिएगा जो है बड़वल जल विद्युत परियोजना यहीं पर है। और इसके अलावा सुपौल में डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, आकाश या कोसी नदी पर है, सुपौल में है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका रोहतास जिले में नटवार जल विद्युत परियोजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पहरामा अमेठी रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये भी रोहतास में है। और अमेठी जिला उत्तर प्रदेश में, लेकिन अमेठी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, रोहतास बिहार में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बिहार के प्रमुख लघु जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो गंडक नदी पे कौन कौन सी है, तो एक आपका है बेतिया जल विद्युत परियोजना आपका गंडक नदी पर है। एक आपका बागहा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये भी आपका गंडक नदी पर है, ये भी याद रखना, नदी भी पूछा जा सकता है। एक आपका बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक पे याद रखेगा एक रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना इस पर है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका जो है बारा गोविंद जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये भी आपका बूढ़ी गंडक पर है, ये भी याद रखिएगा। महानंदा नदी पर अगर बात करते हैं तो बसंतपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, महानंदा पर है। सोनापुर जल विद्युत परियोजना ये भी आपका महानंदा नदी पर है। और दालखोला जल विद्युत परियोजना ये भी महानंदा पर है। और रूपाधार जल विद्युत परियोजना ये भी महानंदा पर है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बिहार स्पेशल इतिहास की बात करते हैं तो बिहार के कुछ मध्यकालीन अभिलेख हैं, वो किसके हैं आपको याद रखना होगा। पहला आपका है बुद्धसेन का बोध गया अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो नाम और अभिलेख जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका शेरशाह का जो है भभुआ अभिलेख, ठीक है। बल्लाल सेन का जो है सनोखर अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार शरीफ अभिलेख और आपका संग्राम गुप्त जो है गुप्त का जो है आपका पच्छोप जो है तामपत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार में मध्यकाल के कौन कौन से अभिलेख बहुत फेमस हैं, आप इनको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार कौन कौन थे, तो अकबर के काल में जो आपका सुजान खां, मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसिंह थे। जहांगीर के समय में अफजल खां और आपका जो है शहजादा परवेज थे। शाहजहां के काल में जो है खान ए आलम और शाइस्ता खां थे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। और आपका औरंगजेब के समय में शहजादा अजीम थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सूबेदार थे याद रखिएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में आने वाले प्रमुख सिख गुरु कौन थे, सिख गुरुओं का संबंध बिहार से किन किन का था, एक आपका है गुरु नानक, तो याद रखना बिहार आने वाले पहले गुरु थे। गया, राजगीर, पटना, भागलपुर और मुंगेर आदि की यात्रा इन्होंने किया था। तो याद रखना ये जो है आपका कई देशों की यात्रा भी किए थे, श्रीलंका की आपका यात्रा किए थे, इसका मक्का मदीना भी ये गए थे, ठीक है। गुरु तेग बहादुर ये सासाराम और गया और पटना आदि की यात्रा किए थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म ही पटना में हुआ था, तो इनका पटना में जन्म कब हुआ था, 1666 में हुआ था। इनकी माता का नाम गुजरी देवी, पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। और 4.5 वर्ष की आयु में पटना से आनंदपुर गमन किए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। सबसे पहले अगर बात करते हैं मॉडर्न इंडिया में, तो यूरोपियों का बिहार आगमन हुआ था। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे पहले अगर यूरोपीय कंपनियों अगर बात करें, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन पुर्तगालियों ने कोई फैक्ट्री नहीं स्थापित किया था। लिखा है कि बिहार में सर्वप्रथम आगमन किसका हुआ था, तो पुर्तगालियों का हुआ था। व्यापारिक केंद्र इनका हुगली में था, लेकिन ये बिहार आते थे किस लिए, तो लिखा है कि बंगाल से बिहार ये के पटना में सोरा का व्यापार के लिए आते थे नाव के द्वारा। कौन, पुर्तगाली, लेकिन पुर्तगालियों ने कोई फैक्ट्री बिहार में स्थापित नहीं किया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उस समय बिहार सोरा और अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद आता है डच का नंबर आता है। तो याद रखना डच कौन है, याद रखना जो आपका
हालैंड के निवासी थे, जिसे आज नीदरलैंड कहते हैं उसको, वहाँ की कंपनी को डच कहा जाता था। तो डच कंपनी का बिहार में आगमन होता है, पहली फैक्ट्री बसाई गई थी, ये आपका कहाँ पर, पटना में 1632 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो पहली बार कंपनी किसने बसाया है, तो डचों ने बसाया है, ये याद रखना है। वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक खंड भवन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जो आज वर्तमान में बिहार का जो आपका प्रशासनिक खंड है उसी में इसको स्थापित किया गया था। बिहार में सूती वस्त्र, अफीम और नील का निर्यात करते थे डच लोग। तो याद रखना पहली डच फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो है यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेजों की अगर हम बात करते हैं, तो पहली फैक्ट्री आलमगंज आपका पटना में 1620 में प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन वास्तविक सफलता कब मिली, तो 1651 में मिली, ठीक है। डचों ने जो है आपका 1632 में फैक्ट्री स्थापित किया था, तो 1651 में किसने किया है, अंग्रेजों ने किया, लेकिन प्रयास कब किया था, 1620 में किया था, ठीक है। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था, तो याद रखना जो है चार्ल्स फ्रांसिस गार्ड था, याद रखना कब, 1865 में ये बिहार का प्रथम मजिस्ट्रेट था। इसके अलावा याद रखिएगा जो है अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल पीटर मूडी जो है कब 1630 से और 1634 के मध्य बिहार की यात्रा पे थे, ये भी याद रखिएगा। याद रखना बिहार के पटना में आपका एक गोलघर है, आप गोलघर का मैप देख सकते हैं। तो बिहार के पटना में एक गोलघर है, उसका निर्माण कब किया गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गोलघर का निर्माण किया गया था, याद रखना कब किया गया था, तो 1786 में किया था। और किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। और जो कब बनाया था, तो 1784 में ये योजना बनाई गई थी और 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। और क्यों किया गया था, तो याद रखना ये अनाज रखने के लिए किया गया था, अनाज गोदाम के लिए किया गया था। और ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिन ने इसके द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, इसको जो है इंजीनियर मतलब इसको योजना बनाई गई थी, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बिहार में कुछ प्रमुख जनजातियों को देख लेते हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल यही याद हो जाएगा। बाकी जनजातियों को मैंने अलग से पढ़ा दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक नोनिया विद्रोह बिहार में हुआ था, कब, 1770 से लेकर के और जो है जो 1800 तक हुआ था। क्षेत्र क्या था, तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया में नोनिया समुदाय द्वारा किया गया था। कारण क्या था, सोरा का व्यापार। तो सोरा का व्यापार करते थे और जो है इन्होंने व्यापार बंद कर दिया था, इसीलिए जो है ये विद्रोह हुआ था। तो नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, क्यों हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, बिहार में एक लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में, स्थान था मुजफ्फरपुर जेल में। और कारण क्या था, तो याद रखना यहाँ पे जेल में पीतल की जगह पे मिट्टी का लोटा दे दिया गया था, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। तो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, यही इतना ये आपको याद रखना होगा और क्यों हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल सब कुछ पढ़ रखे होंगे आप, टेस्ट बहुत सारा टेस्ट लगाया होगा आप लोगों ने, बस केवल यहाँ पे हम आपका रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है। एक आपका पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1700 जो है 72 से जो है आपका 1782 के बीच में। स्थान है आपका संथाल परगना। नेतृत्वकर्ता कौन थे, करिया जो आपका पुलहर जो है आपका चेगरूर, सवरिया आदि इसके प्रमुख नेता थे। और परिणाम क्या निकला, तो पहाड़िया सरदार और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था। और अंग्रेज प्रशासक कौन थे, तो अगस्टक जो है क्लीलैंड थे। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। एक ताना भगत आंदोलन हुआ था बिहार में 1914 में हुआ था। तो याद रखना ये प्रारंभिक नेता, नाम क्या था इसका नाम था, प्रारंभिक नाम था जो है आपका कुरुख धर्म था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा भगत थे, जर्मन कैसर बाबा। प्रकृति क्या थी इसका, इस विद्रोह की, तो धार्मिक और आर्थिक विद्रोह था। गांधीवादी आंदोलन में ये समावेश हो गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक वहां पे कोल विद्रोह हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ है, 1831 और 32 में हुआ था। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। कोल जनजाति वहां पाई जाती है। कारण क्या था कि चावल की शराब जो हंडिया पर उत्पादन शुल्क जो है सिगराई मानकी के अधिकार छीन गया और दीकुओं का द्वारा शोषण किया गया। तो जो गैर जो आपका आदिवासी थे उन्हें दीकू कहा जाता था, जैसे आपका जमींदार आपका जो है महाजन, ये शोषण करते थे, ये भी एक कारण था कोल विद्रोह का। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, बुद्ध भगत थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। परिणाम क्या निकला, तो विनियम रेगुलेशन का जो है आरोप जो है लागू कर दिया गया। और ब्रिटिश कैप्टन जो आपका थॉमस बिलिंग जो आपका उस समय क्या थे,
इसके जो है इस पूरे विद्रोह को दबाने का काम किया था। एक आपका संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 में। 1857 विद्रोह के पहले हुआ था। क्षेत्र क्या था याद रखिएगा, जो है दमिन एक कोल कोह क्षेत्र था। यानी संथाल विद्रोह के क्षेत्र को दामिन एक कोह क्षेत्र कहा जाता है। इसके कारण क्या था, दीकुओं द्वारा शोषण था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रमुख अंग्रेज प्रशासक कौन था, कैप्टन अलेक्जेंडर था, जिसने विद्रोह को दबाया था। परिणाम क्या निकला, दामिन एक कोह का नाम परिवर्तन करके एक नया नाम संथाल परगना कर दिया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 में लाया गया था। यह भी याद रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बिहार में अगर अंग्रेजों के कुछ युद्ध को देख लेते हैं तो बिहार में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कैसे होता है, तो प्लासी के युद्ध से होता है। तो याद रखना प्लासी के युद्ध, क्योंकि बिहार बंगाल का हिस्सा था, तो प्लासी के युद्ध में कब हुआ था, 1757 को हुआ था। तो क्लाइव का पटना आगमन हुआ। बिहार का नवनियुक्त उप जो है क्या कहते हैं उप नवाब कौन था, मीरन था। आपका जो है नायब नाजिम कौन था, राजा राम नारायण थे। अली गौहर द्वारा पटना की घेराबंदी की गई। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन नोक्स ने किया था और अली गौहर का पटना जो है फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया गया था। ये मुगल बादशाह थे और नया नाम शाह आलम द्वितीय रखा गया। तो शाह आलम द्वितीय बाद में पटना में ये क्या कहते हैं बक्सर में, जब बक्सर युद्ध हुआ था तो उसमें शामिल हुए थे। अब यहाँ पर याद देखिएगा बक्सर का युद्ध दिया गया है कब, 1764 में। और उसके प्रमुख जो है उसके बाद क्या हुआ, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बक्सर का युद्ध कब 1764 में हुआ था। तो विजयी पक्ष कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पराजित कौन हुआ, शाह आलम द्वितीय। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और मीर कासिम जो है बंगाल के अबदस्त नवाब थे। ठीक है, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है और रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1970 की गठन होता है। अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे और सदस्य रॉबर्ट पाल्स और आपका जो है पेनिस्टार्ट थे, ये याद रखना है। और याद रखना जो है बंगाल और बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत कैसे होती है ये भी आगे मैं बता देता हूँ। अब याद रखिएगा जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो 1765 में याद रखना इलाहाबाद की संधि होती है। और 1765 में इलाहाबाद की जो संधि होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इलाहाबाद की संधि याद रखिएगा, दो संधि होती है, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, याद रखना 12 जो है अगस्त 1765 को। और द्वितीय संधि जो संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना जो प्रथम संधि हुई थी वो किससे किसके बीच हुई थी, तो प्रथम संधि याद रखिएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। और याद रखना मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया था। दीवानी मतलब भू राजस्व वसूलने का अधिकार इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेजों को मिल गया था। और इस संधि किससे किसके बीच हुई ये भी याद रखिएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि याद रखिएगा 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 को होती है और रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन की बात की जाए तो याद रखना 1765 में द्वैध शासन बंगाल में किसने शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया था। 1772 में याद रखना वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने आपको एक एक चीज इसमें बता दे रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से। याद रखिए जब जो आपका द्वैध शासन शुरू किया गया था उसमें याद रखना बंगाल में पहले क्या होता था, पहले समझ लीजिएगा। बंगाल में एक नवाब होता था और नवाब दोनों काम करता था। नवाब प्रशासन भी देखता था जिसे निजामत कहते थे, और जो नवाब होता था वो भू राजस्व की वसूली करता था जिसे दीवानी कहा जाता था। अंग्रेजों ने क्या किया, जो द्वैध शासन लाया उसमें क्या किया, प्रशासन को और दीवानी को अलग अलग कर दिया। जो पहले एक व्यक्ति नवाब देखता था अब वो अलग अलग व्यक्ति देखा जाएगा, उसी को द्वैध शासन कहा गया। याद रखिएगा दीवानी जो है भू राजस्व वसूलने का जो काम था वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा और 3 उप दीवान नियुक्त किए। तो लिखा है 3 उप दीवान नियुक्त किए गए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए दुर्लभ राय को नियुक्त किया गया। यह आपको याद रखना होगा। और निजामत प्रशासन का दायित्व किसको दे दिया गया, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को दे दिया गया। तो जो ये निजामत का प्रशासन का काम है, दीवानी काम है, ये पहले केवल नवाब देखता था, अब दोनों के काम को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब एक ही क्षेत्र में 2 काम हो गए, इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया, बंगाल का द्वैध शासन। तो बंगाल का द्वैध शासन किसने शुरू किया है, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, और वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किया था 1772 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब हुआ था, तो 1764 जो है आपका 65 से 1772 के बीच में हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा जो शाह आलम द्वितीय हैं, ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद जो है घटना क्या हुई, तो शाह आलम याद रखना अंग्रेजी संरक्षण में चले गए। इलाहाबाद में इनको रखा गया, किसको, मुगल बादशाह को। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को दे दिए गए और 12 अगस्त 1765 का फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन देने का प्रतिवर्ष निर्णय लिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 26 लाख रुपए उनको दिया गया था दीवानी के बदले। तो दीवानी का जो अधिकार दे दिया गया उसके बदले जो है इनको दिया गया था क्या, तो ये इनको 26 लाख रुपए पेंशन दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, किसको, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। आगे बढ़ते हैं, मीर कासिम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1760 से लेकर 1763 तक ये बंगाल का क्या था, नवाब था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा, अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में ये सबसे योग्य था। पूर्णिया और रंगपुर का यह जो है फौजदार था। राजधानी इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसने सेना का पुनर्गठन किया था यूरोपीय पद्धति के आधार पर। इसने मुंगेर में तोप और जो है तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की थी। जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, यहाँ तो बनाने का और बंदूक जो है बनाने का कारखाना किसने खोला था, तो याद रखना मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा ये परास्त किया गया और इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा जो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। ये सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला यही था। बंगाल का गवर्नर था कब, तो 2 बार बंगाल का गवर्नर था, एक 1757 से 60 तक और फिर ये इंग्लैंड चला जाता है और 1765 से 67 तक दूसरी बार बनता। बाद में इसने आत्महत्या कर ली थी। इसने इलाहाबाद की संधि किया था शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ, मैंने बता दिया है। इसी समय में श्वेत विद्रोह हुआ था अंग्रेज सैनिकों का, क्योंकि अंग्रेज सैनिक गोरे होते हैं इसलिए इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। इसने जो है बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना किया था। जन नेता, ज्यादा सैनिक के रूप में इसे जन नेता भी कहा जाता था रॉबर्ट क्लाइव को, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में बिहार में प्रशासनिक परिवर्तन कैसे हुआ। सबसे पहले 1865 में की बात है, तो 1865 में पटना और गया को अलग अलग जिलों में संगठित किया गया। तो पहले पटना और गया एक ही जिले में थे, दोनों को अलग कर दिया गया 1865 में, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, 1866 में सारण जिले को पृथक कर चंपारण जिले के निर्माण किया गया। तो सारण को अलग करके चंपारण जिला बनाया गया। ठीक है, और याद रखना जो है 1869 में पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को तिरहुत में मिला लिया गया और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। यह भी याद रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो पहले आपका जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ करता जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कब किया था, 1793 में किया था। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, ना जमींदारी व्यवस्था के कई नाम होते हैं, जैसे इस्तेमारी व्यवस्था इसी को कहते हैं, इसी को जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं, इसी को मालगुजारी व्यवस्था कहते हैं, इसी को विस्वेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्षेत्र कहाँ था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में ये फैला हुआ था और ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर ये लागू था। तो 100 में से 19% क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, प्रावधान क्या था, जमींदारों को का एक नया वर्ग भू स्वामी के रूप में घोषित हो गया। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग जो है जमींदार अपने पास रखते थे वेतन के रूप में। ठीक है, एक आपका है रैयत बाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में देख लेते हैं। रैयत का मतलब होता है किसान, तो जहां किसानों से सीधे समझौता किया गया उसे रैयत बाड़ी व्यवस्था कहा गया। जन्मदाता कौन था, टॉमस मुनरो और आपका कैप्टन रीड थे। क्षेत्र क्या था, सर्वप्रथम में तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था। मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में ये व्यवस्था लागू थी। ये ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र में लागू था। तो सबसे ज्यादा यही क्षेत्र में लागू थी, कौन सी, रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू थी। इसमें क्या किया गया था, तो रैयत के लिए प्रावधान था भूमि के मालिकाना और कब्जादारी का अधिकार सीधे किसानों को कर दिया गया और कृषक भूस्वामी की स्थापना की गई, उच्च लगान दर की गई थी। ये व्यवस्था भी फेल हो गई क्योंकि इसमें किसानों का शोषण ज्यादा हुआ।
एक आपका है माहलवाड़ी पद्धति। तो माहलवाड़ी व्यवस्था क्या देखना, माहलवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है जहां, महल का मतलब होता है गांव, तो जहां पूरे गांव के साथ समझौता किया गया उसे माहलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। प्रत्येक ग्राम अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित किया गया। ग्राम समाज ही समृद्ध जो भूमि और अन्य भूमि का स्वामी होता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ ये व्यवस्था लागू की गई थी और ये ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्र में लागू थी, ये भी याद रखिएगा। तो अगर 100% को पूरे भूमि को माना जाए तो 19% क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था, 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था, 30% क्षेत्र में माहलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता कैप्टन जो है क्या थे, तो हार्ट मैकेंजी थे, याद रखिएगा। और इस व्यवस्था को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है मार्टिन बर्ड और आपका जेम्स जो है टॉमसन ने दिया था। इसीलिए याद रखना माहलवाड़ी व्यवस्था को मार्टिन बर्ड व्यवस्था भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बिहार में 1857 के विद्रोह को देखते हैं। तो रोहिणी विद्रोह यानी 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है बिहार में अगर बात करते हैं, हमें पता है सबसे पहले मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बैरकपुर छावनी से इसकी आग लग चुकी थी। तो याद रखना बिहार में अगर कहा जाए 1857 विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो स्थान देवघर जिला वर्तमान झारखंड में रोहिणी नामक गाँव में जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो इसे रोहिणी विद्रोह भी कहा जाता है। समय क्या था, 12 जून 1857 को सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह सबसे पहले किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। याद रखना, अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो विलियम पटना के कमिश्नर मेजर जनरल जो है लोआएट दानापुर सैन्य मुख्यालय के प्रमुख थे जब ये विद्रोह हुआ था। 32वीं रेजिमेंट में कार्य सैनिकों के मेजर नॉर्मन जो है आपका लेस्ली तथा जो है सहायक जो है सार्जेंट डॉक्टर जो है ग्रांट की हत्या कर दी गई रोहिणी में। ठीक है, और 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी देवघर से आपका भागलपुर हस्तांतरित कर दिया गया। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो पटना में अगर विद्रोह की बात करें, 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो पटना में भी हुआ था। पटना में कब हुआ था, तो 3 जुलाई 1857 को हुआ था। जो है अंग्रेज अधिकारी जो आपका टेलर कमिश्नर थे उस समय पटना की जब विद्रोह हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, जो आपका पीर अली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। तो पटना में याद रखना पीर अली ने विद्रोह किया था। और पीर अली कौन थे, याद रखिएगा, ये एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली ने अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लायल और उनके सहयोगी सैनिकों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ये याद रखना है। और याद रखना पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार में प्रमुख किसान आंदोलन को देख लेते हैं। पहला आपका है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। इसके नेता महात्मा गांधी थे और इस राजकुमार शुक्ल ने इसको जो है बुलाया गया था जो है उनके द्वारा, और 3 कठिया पद्धति प्रथा का विरोध किया गया था। आप सब पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन करना है। मैंने एक तरह से आपको केवल मैं दिखा दिया हूं कि आपको ये याद रखना है। एक आपका है किसान सभा, ये 1922-23 में हुआ था, स्थान ये मुंगेर में। तो किसान सभा मुंगेर में बनाया गया था। अध्यक्ष इसके कौन थे, शाह मोहम्मद थे। उपाध्यक्ष श्री कुमार सिंह थे और सचिव थे कौन थे, नंद कुमार सिंह थे, याद रखना है। एक बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और कहाँ की गई थी, तो सोनपुर मेला में की गई थी। अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसको किया था। सचिव इसके श्री कृष्ण सिंह थे। यही इतना क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ था 3 हुआ था। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पहला प्रथम सम्मेलन 1929 में हुआ है, दूसरा आपका 1934 में हुआ और तीसरा 1935 में हुआ है, याद रखिएगा। पहले के जो अध्यक्ष थे, याद रखना, पहले के अध्यक्ष कौन थे, सहजानंद सरस्वती थे। दूसरे के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे और तीसरे के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो याद रखना पहले के और तीसरे के अध्यक्ष यही थे, दूसरे के पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यह कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो पहला जो हुआ था वो सोनपुर में हुआ था, दूसरा आपका गया में और तीसरा आपका हाजीपुर में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो सोनपुर और हाजीपुर में आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जो आपका एक 29 में एक आपका 35 में हुआ था। 34 जो हुआ था ये गया में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो याद रखना जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ है ये कई बार जो है ये 3 बार हुआ है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखना पूरे भारत में कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन होते थे। तो पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, ठीक है, और जो है WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। लेकिन याद रखना बिहार से अगर जोड़ के देखा जाए तो बिहार में याद रखना जो है 27वां अधिवेशन बिहार में हुआ था। पहली बार याद रखिएगा, पहली बार बिहार में अधिवेशन हुआ था 1912 में, पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रघुनाथ सिंह नरसिंह जो है आपका मघोलकर ने किया था। आपको याद रखना होगा, ये पटना के बांकीपुर में 1900 कब हुआ था? 12 में हुआ था। बिहार में ये प्रथम अधिवेशन हुआ था, आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन आएगा। आगे याद रखिएगा 27 के बाद याद रखना 27 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। तो बिहार में 37वां अधिवेशन में हुआ था कब? 1922 में हुआ था। तो 12 के बाद सीधे 22 में, तो 10 यहां भी जोड़ लेना है, 10 यहां भी जोड़ लेना है। ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। अब याद रखना ये कहां पे हुआ? याद रखना ये आपका गया जिले में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था और चित्तरंजन दास ने यहीं पर जो है चुनाव में जो है कांग्रेस को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। तो उस प्रस्ताव को नहीं माना गया तो चित्तरंजन दास ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके एक स्वराज पार्टी बनाई थी। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा उस समय क्योंकि झारखंड नहीं था तो बिहार में एक तीसरा अधिवेशन भी हुआ था 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था वो, ठीक है। तो ये 37, ये 27 और ये 53वां जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में किया गया था। रामगढ़ में किया गया था और रामगढ़ आज कहां पर है? तो याद रखना ये आज झारखंड में है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम झारखंड को हटा दें तो बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं, तीनों याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किसके कौन अध्यक्ष थे, कहां हुआ था, कब हुआ था, एक ही जो है स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। यहां से क्वेश्चन अगर आए तो गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना तथा बिहार की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो आपको पता होगा कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में अंग्रेज एओ ह्यूम द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी और जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक है। तो जब प्रथम अधिवेशन हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, लेकिन बिहार से कोई भी शामिल नहीं था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 लोग शामिल थे उसमें बिहार से कौन शामिल था? तो कोई भी शामिल नहीं था, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था ये कहां पे हुआ था? दूसरा कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। उसमें बिहार के 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये याद रखना होगा। और कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन है ये मद्रास में हुआ था और कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। इसमें बिहार के 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो याद रखना शुरू के 3 अधिवेशन के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग गांधी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी का जो स्टेप बाय स्टेप हम पूरा देख लेते हैं, क्योंकि एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हो सकता है अगर यहाँ से अगर आप कुछ कहीं भूल रहे होंगे तो आपको याद हो जाएगा। गांधी जी का पटना आगमन हुआ था 10 अप्रैल 1917 को। मजरूल हक और जो है बगान मालिक संघ के सचिव जो है जेम्स जो है आपका विल्सन से इन्होंने भेंट किया था। कहाँ पर? पटना में। मोतिहारी आगमन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1917 को हुआ था। किसका? गांधी जी का। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बेतिया आगमन कब हुआ था गांधी जी का? तो 22 अप्रैल थे। 15 अप्रैल फिर आपका 22 अप्रैल 1917 को जो है हजारीमल धर्मशाला में इन्होंने विश्राम किया था गांधी ने। फिर इसके बाद क्या हुआ? चंपारण एग्रीरियन आपका एक्ट बनाया गया था 18 में बनाया गया था। और मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब किया गया था? तो याद रखना 24 जो आपका मई 1918 को किया गया था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा गांधी जी जो है अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी का भारत में ये प्रथम सत्याग्रह था। 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण किया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रमुख जो है आंदोलनकारी कौन कौन गांधी जी के साथ गए थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद और आपका शंभू शरण, ये सब उनके साथ गए थे। और उसी समय जब गांधी आंदोलन करने लगे तो एक समिति बनाई गई थी
थी चंपारण एग्रेरियन समिति का निर्माण जो है इसकी स्थापना की गई थी और गांधी इसके ही सदस्य थे। याद रखना इसका गठन किसने किया था? तो एडवर्ड जो है अल्बर्ट गेट ने किया था, जो उपराज्यपाल बिहार के थे। समिति गठन इन्होंने किया था, लेकिन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। FG सलाई थे, ये भी याद रखना। और सदस्य के रूप में गांधी जी भी थे, LC जो अदामी थे, जो है कीर्तनानंद सिंह थे, और जो आपका जो है DJ रीड और आपका G जो है रैनी थे। ये सब क्या थे? सदस्य थे। तो गांधी भी इसके सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब याद रखेगा, बिहार में क्रांतिकारी अगर आंदोलन की बात की जाए तो बाबा जी ठाकुरदास, याद रखना, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। किसने? बाबा जी ठाकुरदास ने किया था। कब? 1906 और 1907 में किया था। मजरूल हक ने क्या किया था? सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। आज कांग्रेस का प्रांतीय मुख्यालय यहीं पर है। दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था, यहीं से किया था, सदाकत आश्रम से किया था। ठीक है, इसके अलावा बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी अगर देखा जाए तो याद रखेगा, एक आपका सचिंद्र नाथ सन्याल थे। ये बनारस षड्यंत्र केस के तहत ये काला पानी की इनकी सजा हुई थी। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे यही। और पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था 1913 में किया था। किसने? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। इसके याद रखिएगा, अनुशीलन समिति की पटना शाखा की स्थापना के सहयोगी थे। और याद रखिएगा, जो है बंकिम चंद्र मित्र थे। ठीक है, इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो TK घोष थे, अखिल चंद्र दास गुप्ता थे, बिहार नेशनल कॉलेज के। लिबर्टी लीफ जो आपका लीफ लेटर्स वितरण किया था, इसके लिए बहुत इनको जो है इनके बहुत ज्यादा फेमस थे। एक यहाँ पर आपका क्रांतिकारी बिहार के हैं बैकुंठ शुक्ल, इनके बारे में याद रखना, 3-4 चीजें याद रखनी है। पहला, इनका क्षेत्र कौन था? तो हाजीपुर था। तो हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को ये संचालन कर रहे थे। और याद रखना, लाहौर षड्यंत्र केस की गवाह की बेतिया में हत्या किसने कर दिया था? बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया था, फडणवीस घोष की। तो फडणवीस घोष याद रखना, ये भगत सिंह के साथ थे, लेकिन याद रखना इन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और उसी के तहत इनको फांसी की सजा भी हुई थी भगत सिंह को। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के जो है क्या खिलाफ इन्होंने गवाही दिया था, तो गुस्सा करके बैकुंठ शुक्ल ने इनकी हत्या कर दी थी। और याद रखना, इनको मोतिहारी की जेल में फांसी हुई थी। तो याद रखना, आपका बैकुंठ शुक्ल के बारे में याद रखना, इनको मोतिहारी जेल में फांसी हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाजीपुर के क्रांतिकारी थे, और किसकी हत्या किया था? फडणवीस घोष की। और इन्होंने किसके लिए जो है गवाही दिया था? भगत सिंह के खिलाफ गवाही दिया था, इसलिए इनकी हत्या जो है बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करते हैं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 30 आपका अप्रैल 1908 को हुआ था। अभियुक्त कौन थे? तो याद रखना, जो है आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, याद रखना, ये दो लोग थे। और ये लोग अनुशीलन समिति के सदस्य थे। ठीक है, इन लोगों ने निर्णय लिया कि जो है हम जाके किंग्सफोर्ड की हत्या करेंगे, क्योंकि किंग्सफोर्ड एक न्यायाधीश थे। और याद रखना, जब ये कलकत्ता में थे तो इन्होंने जो है अनुशीलन समिति के कई सदस्यों को फांसी की सजा दी थी, इसीलिए बदला लेने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी आए थे इनको मारने के लिए। लक्ष्य कौन था? यही किंग्सफोर्ड थे। इनकी मृत्यु किसकी हो गई? तो अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी और पुत्री की जो है आपका जो है मृत्यु हो गई। जिस गाड़ी पे बम फेंका उस गाड़ी पे जो है वो बैठा ही नहीं था। परिणाम क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लिए थे, और खुदीराम बोस को फांसी सजा हुई थी। और खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु थे। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। विशेष न्यायाधीश कर्नाटक के समक्ष 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक जो है सुनवाई हुई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी जो है शहीद होने वाले जो है क्रांतिकारी थे। शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज्य में मुजफ्फरपुर बमकांड पर लेख प्रकाशित करने के कारण सजा दी गई थी। यह भी याद रखना, यह भी एक फैक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं बिहार में होम रूल आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो बिहार में होम रूल आंदोलन अगर देखा जाए तो एक आपका बांकीपुर पटना में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? होम रूल आंदोलन की। इसके अध्यक्ष कब की गई थी? 16 दिसंबर 1916 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक थे। और याद रखना, जो होम रूल याद रखना बिहार में 2 जिले में था, एक आपका पटना बांकीपुर में, एक आपका मुजफ्फरपुर शाखा। और मुजफ्फरपुर शाखा की स्थापना होम रूल की किसने किया था? जो है जनकधारी प्रसाद ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। तो जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में जो है स्थापना किसके किया था? होम रूल आंदोलन का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए जो है आपका 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। तो एनी बेसेंट का ही जो होम रूल आंदोलन कहाँ था, पटना में था, मतलब पूरे बिहार में था। ठीक है, और 2 केंद्र थे आप कौन कौन से, मुजफ्फरपुर आपका और पटना। बिहार में असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो समर्थन में याद रखना 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल हुई। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय विद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। कब, 6 फरवरी 1921 को किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन हुआ था। कब, 22 दिसंबर 1921 को। तो पूरे बिहार में हड़ताल हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जिला भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रमुख नेता कौन कौन थे उस समय, तो शाह मोहम्मद जुबैर, ये आपका मुंगेर से थे। तो मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो शाह मोहम्मद जुबैर कर रहे थे। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। और जो आपका पटना में गुलाम जो आपका जो इमाम कर रहे थे, गोरख प्रसाद मोतिहारी से कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपका धानी प्रसाद भी जो है पटना से जो है इसके प्रमुख नेता थे। बिहार जो है स्वराज दल जो है 1923 में इसका गठन किसने किया था, नारायण प्रसाद ने किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो बिहार में की गई थी 1923 में, याद रखना उसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। इमारत ए जो है सरिया फुलवारी का गठन संस्थापक कौन थे, मोहम्मद सज्जाद थे। ये भी याद रखना, ये भी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बनाया गया था। कांग्रेस का जो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, अध्यक्ष चित्तरंजन दास से स्वराज दल का गठन किया गया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये भी याद रखना, शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सब आप पढ़ चुके हैं, बस आपका रिवीजन एक तरह से हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो याद रखना, लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 को किया गया। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता अली इमाम थे, सचिदन सिन्हा थे और आपका इस्माइल खान थे। ठीक है, अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और आयोग के सदस्यों का पटना में आगमन कब हुआ, तो जो आपका ये है आपका क्या साइमन कमीशन है वो पटना कब पहुंचा था, तो 12 दिसंबर 1928 को। ये डेट याद रखना, ठीक है, अपना बर्थडे भूल जाना लेकिन ये डेट याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयोग का स्वागत किसने किया था, तो डुमराव के राजा ने किया था। ठीक है, तो जो भारत के जमींदार और राजा थे वो पहले आपको पता होगा कि अंग्रेजों के सब क्या थे, जो है स्वामी भक्त थे। साइमन कमीशन के विरोध में पटना में प्रभात फेरी के दौरान उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ गीत गाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये गीत कहाँ गाया गया था, तो पटना में सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती थी साइमन कमीशन के विरोध में, तब किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं। ये सब वीडियो पहले पढ़ा चुका हूं, बस केवल आपका एक तरह से मैं रिवीजन करा रहा हूं। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया जाए तो याद रखना, दांडी यात्रा में बिहार के एक प्रतिभाशाली शामिल थे। तो याद रखना 78 लोग बिहार के जो मतलब पूरे भारत के 78 लोग थे जो बिहार, जो याद रखना कहाँ पर, याद रखिएगा जब गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी, तो दांडी यात्रा याद रखना 24 दिन की यात्रा थी, आपको सबको पता होगा। तो याद रखना जब दांडी यात्रा निकाली गई थी 12 मार्च को, और जब 6 अप्रैल को ये लोग पहुंचे थे वहां पर दांडी, तो नमक जो है कानून का उल्लंघन गांधी ने किया था। तो याद रखिएगा उस 78 लोगों में जो साबरमती आश्रम से दांडी के बीच यात्रा हुई थी, उस 78 लोगों में एकमात्र व्यक्ति बिहार से थे। कौन, तो दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे, तो गिरिवरधारी चौधरी थे, इन्हें कारो बाबा कहा जाता था, बापू कहा जाता था, यही एक शामिल थे। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 78 लोग जो साबरमती से चले थे उसमें बिहार से मात्र एक यही थे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बिहार में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी मई 1930 में। उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे, सर अली इमाम थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो सचिदन सिन्हा थे, और जो है केबी दत्त थे, और मुख्य सचिव कौन थे, हसन इमाम थे। सोडे के नमक, याद रखना बिहार में क्योंकि समुद्र किनारा तो है नहीं, तो सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था। सारण और चंपारण से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सारण और चंपारण से हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रमुख नेता कौन थे, राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से थे, जेबी कृपलानी मोतिहारी से थे, विपिन बिहारी वर्मा सारण और चंपारण से थे, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई थी क्योंकि इसी दिन गांधी पहुंच गए थे कहाँ, दांडी।
और जो है पटना के नखास पिंड पटना जिले में नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए केंद्र के रूप में चुना गया और नखास पिंड चलो का नारा लगाया गया। तो पटना में नखास पिंड के पास ही नमक सत्याग्रह तोड़ने मतलब नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया गया था, जो सोडा से बनाया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसके कौन कौन नेता हैं आप इनको अच्छे से याद रखना। ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस आपका मैं ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस आपका ये रिविजन मैं करवा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जो है बिहार जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बात कर ली जाए तो औपचारिक स्थापना 1934 में की गई। संस्थापक इसके कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे और राम वृक्ष बेनीपुरी थे। तो आप इनको याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और पार्टी भंग कब हो गई थी? तो 1948 में। तो 1934 में बनाई गई, 1948 भंग हो गई। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे और आचार्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, और जयप्रकाश नारायण के क्या थे? सचिव थे। क्वेश्चन आया हुआ है, तो गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब बात करते हैं 1937 में बिहार में प्रांतीय चुनाव हुआ था। तो याद रखना पूरे भारत में 1935 के तहत 1937 में चुनाव किया गया था। उसमें भारत में जो है याद रखना 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांत में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार में थी गठबंधन के साथ, और याद रखिएगा 5 प्रांतों में जो है आपका बहुमत की सरकार बनी थी। याद रखिएगा। तो बिहार में जो है 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। और याद रखना जब चुनाव हो गया तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक जो बंदी होते थे, राजनीतिक बंदी, उनको छोड़ने के लिए जो है सरकार के ऊपर दबाव डाला। ब्रिटिश सरकार नहीं मान रही थी, तो श्री कृष्ण सिंह ने सरकार नहीं बनाया था। अब चूंकि सरकार में किसी न किसी को रहना है, तो याद रखना मोहम्मद यूनुस ने जो है इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो बिहार के पहले अगर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री उस समय कहते थे, तो याद रखना मोहम्मद यूनुस थे। कब? 1937 बनाए गए थे। तो मोहम्मद यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 को बिहार के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली और 19 जुलाई 1937 तक वो पद पर बने रहे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना अप्रैल से लेकर के जुलाई तक वो सरकार में मतलब प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे, मुख्यमंत्री के रूप में। क्यों? क्योंकि उसमें कांग्रेस ने मान्य से इंकार कर दिया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार मान गई तब इनको पद से हटा दिया गया और श्री कृष्ण सिंह क्या बन गए? मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। लिखा है वो केवल 109 दिन ही इस पद पर थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस कितने दिन तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे बिहार में? तो 109 दिन तक। इस बीच कांग्रेस और ब्रिटिश हुकूमत के बीच गतिरोध खत्म हो गया और बिहार में कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह के जो है के नेतृत्व में जिम्मेदारी दे दी और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बना लिया। 1937 में जो है पश्चिमी पटना ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से मुस्लिम कैंडिडेट पार्टी के जो इंडिपेंडेंट पार्टी के टिकट पर फिर से बिहार विधान परिषद में सदस्य बन गए थे। यह भी याद रखना, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था और याद रखना पूरे भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है गांधी ने किया था बंबई से, लेकिन याद रखिएगा और इसको जो है दिल्ली आने का जो है किया गया था, इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा बिहार के रामगढ़ अधिवेशन जो है बिहार से प्रारंभ हुआ था। 53वें अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम याद बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। तो याद रखना अगर ये कहा जाए कि जो है क्या कहते हैं गांधी ने अपना सत्याग्रही किसको चुना था, तो पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। ये आपको पता होगा, विनोबा जो है भावे थे। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? नेहरू जी थे। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। पूरे भारत की बात हो रही है। चौथे कौन थे? प्यारे लाल थे। प्यारे लाल थे, ये भी याद रखिएगा। पांचवें कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे और छठे नंबर पे कौन थे? पटेल जी थे। तो याद रखना ये तो आपका भारत के लिए है, गांधी ने चुना था। लेकिन बिहार में प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया? तो श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। ठीक है, ये गया से गिरफ्तार कर लिए गए थे। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। इन्हें पटना से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो पहले और दूसरे सत्याग्रह बिहार संदर्भ में पूछा जा सकता है और इस आंदोलन में छोटानागपुर के ताना भगत ने भी शामिल हुए थे। तो याद रखना जो आपका ये सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, इसमें बिहार के ताना भगत भी शामिल हुए थे जो छोटानागपुर के पास। ये क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है।
अब आते हैं बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। तो बिहार में अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी 9 अगस्त 1942 को, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बंबई से सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जो जहां पे था सबको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। तो पटना में उसमें राजेंद्र प्रसाद थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किसने किया था? तो WG आर्चर ने किया था। उस समय ये पटना के जिलाधिकारी थे और इनको किस जेल में रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, जहां इन्होंने जो है क्या कर दिया था? तो इन्होंने जेल तोड़ के जो है भाग गए थे। याद रखिएगा, जब सबको जेल में बंद कर दिया गया और जो है बहुत सारे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई सचिवालय कांड में, आगे बताऊंगा मैं, तो महाअधिवक्ता बलदेव सहाय द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया था राज जो है बिलास जंगल नेपाल में। तो राज बिलास जंगल का है नेपाल में, वहीं पर आजाद दस्ते गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया गया, अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। महिला चरखा क्लब की स्थापना कदम कुआं पटना में किया गया था जुलूस के रूप में, और इसके अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती भगवती देवी थी। और भगवती देवी कौन है? ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, सब आप पढ़ चुके हैं, बस आपका रिवीजन हो रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की भी स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिएगा, आजाद दस्ते के अलावा ध्रुव दल बनाया गया था और गुपचुप तरीके से आंदोलन कर रहे थे। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में अगर कहा जाए तो जयप्रकाश नारायण की जो है क्या भूमिका थी? इन्होंने ध्रुव दल की स्थापना किया। ये गुप्त रेडियो का संचालन नेपाल में किया था। झारखंड, वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जेल से ये फरार होकर के नेपाल के राज बिलास जंगल में आजाद दस्ते का गठन किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना, जो है जो आजाद दस्ता था उसमें शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। और तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 माह का शासन हो गया था। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय याद रखना तिरहुत भी जो है आजाद हो गया था कुछ समय के लिए। ये भी याद रखना, ये बिहार के संदर्भ में पूछा जा सकता है। यार इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान याद रखना, पटना सचिवालय गोली कांड की घटना हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पटना सचिवालय पे कुछ छात्र, याद रखिएगा, जो झंडा फहराने जा रहे थे तो उसमें 7 छात्रों को गोली लग गई थी। ठीक है, तो कौन कौन से थे, किस जिले के थे, हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये रमण जी ने कहते थे, ये नरेंद्रपुर सारण से थे। सतीश प्रसाद झा, ये आपका जो है खड़हरा भागलपुर से थे। जगपति कुमार आपका ये औरंगाबाद से थे। रामानंद सिंह आपका जो है पटना से थे। देवी प्रसाद चौधरी आपका जमालपुर सिलहट से थे। राम गोविंद सिंह आपका जो है दसरा पटना से थे। राजेंद्र सिंह आपका जो है ये आपका बनवारी आपका चक्र आपका सारण से थे। इनके बारे में भी आप अच्छे से याद रखना। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था और कब दिया था? तो 11 अगस्त 1942 को WG आर्चर पटना के जिलाधिकारी थे। इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार भी किया था और इन्होंने जो है इन्हीं के कहने पर छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। 7 के नाम यहाँ ऊपर दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन में देखा जाए तो बिहार में कुछ महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो कहाँ से हिस्सा लिया है? तो याद रखिएगा, श्रीमती भगवती देवी, आपको पता होगा ये कौन थी। ठीक है, ये आपका राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ये पटना में नेतृत्व किया था। शांति देवी आपका छपरा से। सुनीति देवी आपका वैशाली से। राधिका देवी आपका वैशाली से। श्रीमती माया देवी आपका भागलपुर से। भवानी मल्होत्रा आपका जो है मुजफ्फरपुर से। राम स्वरूप देवी आपका भागलपुर से। अकली देवी आपका शाहबाद से। धतूरी देवी आपका मुंगेर से। हुकरी देवी आपका जो है मुंगेर से। और रूपिका देवी आपका मुंगेर से। और प्रभावती देवी आपका पटना से। ये प्रमुख नेता थी, इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि मैंने आपका जो है ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने दोनों करा दिया है। मैंने कल्चर के बारे में बहुत सारा चीज़ें बता दिया है, खनिज संसाधन सबके बारे में बता दिया है। तो वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो आपको मैंने पूरा रिवीजन करा दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।